करेंगे। पंच परमेश्वरी भगवान मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरी ओर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। श्याम में भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। इसी भावना के साथ आज के सत्र को आगे गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानीय प्रशिक्षिका नागसी मैम के लिए आमंत्रित करूंगा। आज के सत्र को गति प्रदान करें। सम्मानित। धन्यवाद नीरज जी। सौरभ जी, राजेश जी, जय जिनेन्द्र। आप सबसे बहुत टाइम बाद मिलना हो रहा है मेरा। आज का हमारा जो विषय है एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशनल एक्सीलेंस। आज हम बात करेंगे एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन, शिक्षा, उसका जो सबसे मूल आधार मैं कहूंगी शिक्षक है। तो जितना हम शिक्षक पे काम करेंगे उतना ही शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा। मेरा सबसे पहला पॉइंट है प्रवेश, एंट्री। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। आप लोग जब टीचर का इंटरव्यू करते हैं तो आप किन बातों को देखते हैं, क्या पूछते हैं, कैसे करते हैं? अरुण जी, आपसे शुरू करें। मैम, एक मिनट का समय लेना चाहूंगा। जी। आ, तब तक मैं बोलता हूँ। सौरभ। जी जी जी, सौरभ जी। मैडम जय जिनेन्द्र। जय जितेंद्र। मैडम, जब हमें किसी इंडिविजुअल का रेज्यूम प्राप्त होता है जी तो अ, हम जो है पहले तो ये देखते हैं वो स्कूल से कितना दूर है। क्योंकि हमारे छोटी सिटीज में हम लोग बस फैसिलिटीज, खासकर हमारे स्कूल में बस फैसिलिटी नहीं है। जी तो हम ये देखते हैं कि सर्दी गर्मी बरसात में वो टाइम पर एक्सेस करे या नहीं स्कूल को। तो सबसे पहले तो सिलेक्शन का बेस ये मानते हैं। उसके बाद फिर उसकी क्वालिफिकेशंस को देखते हैं, जी उसका नॉलेज चेक करते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के लिए आया है। जी और फिर कुछ एचआर की बातें करते हैं कि आप हमारे स्कूल में क्यों फिट हैं, मतलब आप इस जॉब के लिए क्यों ये माने कि जी, हम आपको क्यों सिलेक्ट करें, व्हाई व्हाई शुड आई सिलेक्ट यू। बिल्कुल। ये क्वेश्चन है, उनका इंट्रोडक्शन। फिर उनकी कई बार यहाँ क्योंकि हम लोग रूरल एरिया से हैं तो इंग्लिश हिंदी की उनकी रीडिंग कैसी है, प्रोनाउंसिएशन वगैरह कैसा है, ये चेक करते हैं। इस प्रकार जी से करते हैं। जी, बहुत बढ़िया सौरभ जी, धन्यवाद। आ, थैंक यू। अभी कौन बताएगा? जी मैम, मैं बताऊंगा। जी जी मैम, जैसे किसी का इंटरव्यू लेना होता है तो जैसा भी सौरभ जी बता रहे थे, ये फर्स्ट प्रायोरिटी तो ही रहती है कि वो स्किल परमिसेस के कितने नजदीक है। जी क्योंकि मेन यही होता है कि हम उन्हें अपॉइंट कर लेते हैं, उनका एक बहाना हमेशा रहता है, सर स्कूल की दूरी हमसे बहुत है। तो हम इतना ध्यान रखते हैं कि जो हमारा टाइम है उनके आने का, वो 10 से 15 मिनट से ज्यादा ना लगे। पहला तो जी मैम ये हो गया। दूसरा, एजुकेशन, उन्होंने क्या किया है और जो क्लास को, मैं पहले उनसे पूछता हूँ आप जहाँ कंफर्ट करते हैं वहाँ बताइए किस क्लास को पढ़ा पाएंगे। जब मैम जी वो बताते हैं हम ये पढ़ा पाएंगे, तो फिर उसी क्लास के अकॉर्डिंग हम उनसे सवाल और जो क्वेश्चन हमारे, कभी हम रीडिंग भी कराते हैं कि आप पढ़ाना चाहते हैं, पेशेंट कैसे होंगे, आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, अगर बच्चा रो रहा है तब आप कैसे पढ़ाएंगे, ये सारी चीजें। इसके अलावा मैडम, मैं मेरा शुरू से ही रहा है, चेहरा का कॉम्प्लेक्शन देखता हूँ कि जो टीचर है वो दिखने में कैसी है, सौम्य है कि नहीं, बच्चों को अच्छी लगेगी कि नहीं, मैं ये भी बहुत देखता हूँ। इसके अलावा मैडम मैं देखता हूँ कि वो किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं, ये भी बहुत जरूरी है। अगर अच्छे परिवार से होंगे तो अच्छी शिक्षा वो दे पाएंगे, और आचार विचार भी उनके अच्छे होंगे। क्योंकि सैलरी जी तो कहीं कोई है नहीं, जो वो बोलते हैं वो उन्हें देते ही हैं। लेकिन ये दो तीन चीजें ऐसी जरूरी हैं। और उनका एक्सपीरियंस क्या है, उन्होंने इससे पहले कभी पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, कहीं पढ़ाया नहीं तो पता जी चला कि हम ही को उनको सिखाना पड़ रहा है। अगर एक्सपीरियंस
तो फिर थोड़ा सा परसू करते हैं और टीचर पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। बस यही जी। कुछ चीजें मैडम यही देखते हैं, क्योंकि आजकल ज्यादा पूछो ना तो वो कैंडिडेट भाग जाता है, कहते हैं इनका पूछते बहुत है, हमें नहीं करना है काम। अरे बाप रे। जी हाँ, ऐसा होता है मैडम। ओहो। राजेश जी, आपने बताया, मुझे एक बात याद आई। हमारे यहाँ इंदौर से मैं हूँ। इंदौर में एक जी जी। पीडियाट्रिस्ट थे। उन पीडियाट्रिस्ट का ये नियम था, जब भी जो एमआर आते हैं, बच्चों के लिए दवाइयां लेके आते, वो हमेशा अपने साथ में एक चम्मच रखते थे। वो दवाई का बॉटल खोलते और उस दवाई को पहले खुद चखते थे। बोले यदि मुझे पसंद आएगी तो ही मैं बच्चों को ये प्रिस्क्राइब करूंगा, राइट। अदरवाइज नहीं करूंगा। बहुत बढ़िया। जैसे आपने बताया, बिल्कुल, यदि शिक्षक सौम्य है तो ही वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ मैडम, बहुत जरूरी है, नहीं तो डांटना डपटना रहेगा तो बच्चे तो पढ़ेंगे नहीं, भाग जाएंगे। उनके इंप्रेशन से तो होना है सारा कुछ। जी जी। क्योंकि मुझे फीडबैक पेरेंट्स देते हैं कि सर पता नहीं आपकी टीचर क्या करती है, सुबह तो हम छोड़ जाते हैं, दोपहर में भी ये बैग लेके खड़ा हो जाता है कि मुझे स्कूल छोड़ के आओ। तो ऐसा करते क्या हो आप? तो मैंने कहा चलो फिर तो अच्छा है, फिर ठीक है। जी तो यही बिल्कुल फीडबैक सुन बिल्कुल। के अच्छा लगता है। जी बिल्कुल सही बात है। धन्यवाद राजेश जी। जी जी मैम। हाँ। जी, अभी कौन बताएगा? जी मैम। मैं बता रहा मैम। जी। हाँ बोलिए विवेक जी, आप बोल लीजिए। अच्छा, नहीं, बोलिए बोलिए सर। आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ मैम, सबसे पहले उनके नेम, क्वालिफिकेशन, इंटरेस्ट, हॉबीज, इन सब के बारे में चर्चा की जाती है। सामान्य रूप से जानकारी ली जाती है। फिर अब यहाँ पे वो भी बात है कि इंग्लिश का सब्जेक्ट सारे इंग्लिश के हैं, तो वही आपसे उनसे पूछा जाता है कि आप इंग्लिश पढ़ाने में कैपेबल हैं कि नहीं। इंग्लिश की रीडिंग वगैरह ये सब चेक की जाती है, और कौन सा सब्जेक्ट उनको पसंद है, तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं कि किस सब्जेक्ट में आप पढ़ाना पसंद करोगे। तो ये सारी चीज देख कर ही फिर इंटरव्यू लिया जाता है। और फिर उनकी टीचिंग कैसे आप पढ़ाते हो, वो कहते हैं आप पढ़ा के दिखाइए। कुछ टाइम देते हैं, आप पहले उसको अंडरस्टैंड कर लीजिए, फिर आप हमारे लिए समझ लीजिए कि यहाँ क्लासरूम में है और आपको पढ़ाना है। यदि आप पढ़ा पाए, ये अब डेमो लेते हैं। डेमो ले। जी। जी विवेक जी, बढ़िया, धन्यवाद। जी संजीव जी। जैसा कि सब टीचर्स का अधिकतर मिलना जुलना सा टाइप का रहता है, जैसा बोल रहे हैं कि क्वालिफिकेशन देखी जाती है, जी जनरल उनका सामान्य परीक्षण भी किया जाता है। और मैं पूछता हूँ कि आप टाइम पास के लिए पढ़ा रहे हैं कि आपकी चॉइस है, शौक है आपका। कुछ कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि घर पे बैठे हैं तो चलो पढ़ाने लगे हैं अपन, कोई और काम नहीं है तो, लेकिन कुछ टाइम पास के लिए पढ़ाते हैं। तो उनसे ये भी पूछा जाता है, साथ में उनका एक्सपीरियंस, कितने साल आपने कहाँ पे पढ़ाया है, यदि कहीं पढ़ाया है तो वहां से क्यों छोड़ा, क्या कारण था जी। आपका वहां से छोड़ने का। और आपका यदि बीएड डीएड है क्या किया है। साथ में एक उनका हम टेस्ट भी लेते हैं, कई टीचर्स आते तो हैं, जैसे बच्चों को 4 लाइन में हम नोट करवाते हैं, ABCD लिखवाते हैं, स्मॉल जी रहती है कैपिटल रहती है। तो कुछ स्मॉल के लेटर होते हैं कि वो कोई अक्षर 4 लाइन में कहाँ पे बनना है, 2 लाइन में बनना है, 3 लाइन में बनना है। तो ए जी। विशेष कर में पूछते हैं। कहीं कहीं पे चूक हो जाती है तो पेरेंट्स की तरफ से कंप्लेंट आती है। जी बिल्कुल। हाँ तो इस तरह से तो ये भी पूछते हैं, गुस्सा आती है, बच्चों को मारते तो नहीं हो, मतलब ऐसा घर पे कहीं कहीं छोटे भाई बहन रहते हैं, हाँ जी। चिड़चिड़ापन रहता है, तो ऐसे ही उनका इंटरव्यू करते हैं। जी जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया, धन्यवाद संजीव जी। आ, अभी कौन बताएगा? जी अरुण जी। लास्ट बस एक ही कहूंगा, लगभग सभी ने सब कुछ कवर कर लिया। जी लर्निंग स्किल जो सबसे बहुत वैल्यूबल है, और जिसको हम एक और भाषा में कह सकते हैं क्यूरोसिटी। दो चीजें बहुत आकलन करता हूँ, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं एजुकेशन प्रोफार्मा में। और जो टीचर समय के हिसाब से अपने आप को इनोवेट नहीं करता है, वो टीचर हमसे मैच नहीं कर पाता, क्योंकि हर एक साल मैं भी कुछ चेंज हो जाता हूँ। तो सही। इसलिए क्यूरियोसिटी को बहुत जज करता हूँ, क्योंकि हमें वैसे भी, सच बात यह है कि वो टीचर्स मिलते हैं जैसे नर्सरी के बच्चे मिलते हैं। हमें तो वही 12th पास आउट ज्यादातर बच्चे मिलते हैं, हम उनको ही तैयार करते हैं, उनसे ही काम निकालते हैं, और आगे बढ़ जाते हैं। वो अपने आगे बढ़ जाते हैं और हम इसी में अपना काम निकालते रहते हैं। बस इसी सब चीजों को देख के बेसिक उनका इंटरव्यू या एंट्रेंस कंफर्म करते हैं। जी धन्यवाद अरुण जी।
जी रजनीश जी बाकी है। मैम, हमारे यहाँ का सीधा सा सिस्टम है कि हमारे 35 पॉइंट का एक कागज बना है नियम शर्तों का। तो पहले जी तो वो 35 पॉइंटों की नियम शर्तों को पढ़ो आप, और उसको आप पहले एग्री करो कि हम इस पे काम करना पसंद करेंगे। जब वो 35 पॉइंट कोई एग्री हो जाता तो दूसरा उसके पास काम रहता कि हम उसको एक कॉपी पेन देते, और हिंदी, गणित और अंग्रेजी तीनों भाषाएं उससे लिखवाते हैं, क्योंकि हैंड राइटिंग बच्चे की बता देती कि ये वास्तव में कितना होशियार है। फिर दूसरा हम उससे कहते हैं कि आप हमको कुछ जो आपने पढ़ा है उसमें से कुछ पढ़ा के बताओ। मान लीजिए हमने उसको उसने कहा हम कक्षा 3 को पढ़ाएंगे, तो 3 की किताब उठाते, उससे कहते आप टीचर हम आपके स्टूडेंट, अब आप हमको पढ़ा के बताओ कैसे पढ़ाओगे इसको। तो जी वो पढ़ा के बताएगा, जब तो उसके उसमें सारा कुछ समझ में आ जाता कि ये कैसे पढ़ाएगा। हम एक्चुअल में किसी को फिर भी कई बार तो हमारे इंटरव्यू में अधिकांश फेल हो जाते, लेकिन हम फिर भी उसको ऐसा प्रयास करते कि इसको अगर सीखने की चाह है तो उसको फिर भी हम एक्सेप्ट कर लेते, बस हमें इसमें लगना चाहिए इसमें सीखने की चाह है। तो फिर हम जी उसको महीने या 15 दिन अपनी ट्रेनिंग पीरियड में रखते। अगर वो उस समय में पास आउट होता कि उसने कुछ सीखा, तो उसकी नियुक्ति करता तो ठीक है। जी जी रजनीश जी बढ़िया। एक्चुअली मेरा जो सिस्टम है उसमें ये जो नियम वाली बातें होती है बाद में आती है। हम पहले टीचर को जज कर लेते हैं, अपने नियम हमारी सारी शर्तें पहले खोल के रख दे तो हो सकता है कि वो शर्तें देख के भाग जाए, क्योंकि अब बात आगे ही नहीं बढ़ पाएगी यदि ऐसा कुछ होगा। तो हमारा तरीका थोड़ा सा अलग है, आपका तरीका थोड़ा सा। आप डेमो लेक्चर देखते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं आज इसी में डिटेल में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि डेमो लेक्चर में क्या क्या चीज हमको देखना है, और टीचर के इंटरव्यू के इंट्रोडक्शन में हम कौन कौन सी चीज देखेंगे। अनिल जी आपको हमने नहीं सुना। मैडम हमारे यहाँ तो योग्यता के अनुसार टीचर ही नहीं मिलते हैं। जो अधिक पढ़े होते हैं या बीएड वाले होते हैं तो वो पसंद ही नहीं करते हैं पढ़ाना है। और जो मिलते हैं हमको अनक्वालिफाई मिलते हैं, जो 12th पास होते हैं, जो बीए बीएससी करते हैं, उनसे ही हमें सिखाना पड़ता है कि आपको ऐसे पढ़ाना है। ये है हमारे यहाँ तो मेन प्रॉब्लम। ओहो, हाँ तो आप टीचर्स ट्रेन करते हैं बच्चों के साथ साथ। हाँ, उनको भी कि भैया ऐसा करना है। कुछ टीचर ऐसे मिलते हैं बच्चों को पीटते हैं तो उनको मना करना पड़ता है, तो उन्हें को गुस्सा आती है तो उन्हें समझाना पड़ता है। तो एक दो तो चले गए थे छोड़ के, बोले हमको नहीं पढ़ाना, ऐसा भी हो जाता है। जी जैसे हमारे गुजरात में कंपलसरी है कि प्राइमरी सेक्शन में बीएड किया होना चाहिए, अदरवाइज हम किसी टीचर को अपॉइंट नहीं कर सकते। यदि टीचर ने बीएड नहीं किया है तो जब हम एफआरसी के लिए अपनी फीस स्ट्रक्चर के लिए जब फाइल रखते हैं तो उन टीचर्स की सैलरी हमारे एक्सपेंस में काउंट नहीं होती है, तो हमारी फीस बढ़ने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो ये कंपल्शन है इस तरीके से कि बीएड टीचर ही ले। तो ऐसा आपके यहाँ पे रूल कंपल्शन नहीं है? मैम कंपलसरी तो है, हमारे यहाँ है और नहीं है, दोनों नहीं, प्रकार की कंपल्सरी बातें हैं। बस इतना नहीं, समझ है तो लीजिए कि कंपलसरी, गवर्नमेंट की तरफ से तो कंपलसरी है। जी जी। तो इंस्पेक्शन वगैरह में फिर आप कैसे संभालते हैं? सब हो जाता मैम इस पे डिटेल में फिर कभी चर्चा कर लेंगे, बहुत सारा है इसमें। है। गुडविल में हो जाता है सब। इंस्पेक्शन होता ही नहीं है, आज तक हमारे स्कूल का इंस्पेक्शन हुआ ही नहीं है। क्या बात है, नहीं यहीं इंस्पेक्शन पे होता है तो प्रॉब्लम। सब, जी इंस्पेक्शन होता है तो सब अच्छा ही होता है। अच्छा ही जी होता मैम, जो अपन लिख देते वो ही कर लेते वो। वही जी वही बिल्कुल। होता है। जी जी ठीक है, समझ गई मैं। अभिनंदन जी, जय जिनेन्द्र, आप देर से ज्वाइन हुए। नहीं, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र मैम। बहुत दिनों बाद जी फेस टू फेस मुलाकात हो रही है। जी जी मैं थोड़ा अभिनंदन जी मार्केट हमारा। लौट रहा था जी जी, तो लेट हो गया, सॉरी कोई फॉर बात दैट। नहीं। नहीं जी हमारा डिस्कशन ये चल रहा था कि हम जब स्कूल में टीचर को अपॉइंट करते हैं तो हम किस जी तरीके मैम। से करते हैं, क्या चीजें देखते हैं?
क्राइटेरिया तो मैम यही है कि उनका जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे लगता है कि पहले तो नॉलेज देखा जाना चाहिए। डिग्री तो आवश्यक है ही है, लेकिन जी उनका जो नॉलेज है वो देखना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है मैम कि जो नॉलेज वाले टीचर हैं वो बड़ा मुश्किल से मिलते हैं। जी डिग्री तो हमारे यहाँ तो डिग्री भी मिलना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी किसी तरह से डिग्री विग्री तो सब मैनेज कर ली जाती है। जी लेकिन जो एक्चुअल नॉलेज है वो नहीं मिलता है। या हमारे यहाँ उतना जो है, जो मतलब जैसे कहें कि आ, पढ़ने के प्रति विशेष तौर से टीचिंग के प्रति, टीचिंग तो क्या मैम, इवन जो बच्चे या जो लोग जो है डॉक्टर्स, डॉक्टर्स का तो नहीं कह सकते, लेकिन इंजीनियर्स वगैरह की डिग्री भी लिए होते हैं, उनको भी उतना नॉलेज नहीं होता उन चीजों का जिसको जिसको वो पढ़े हुए होते हैं। स्थिति ये है। तो मतलब अब जो जैसे बात आ रही है कि क्या देखना चाहिए, तो मैं तो कोशिश ये करता हूँ पहले कि उनको कितना पढ़ाने का ज्ञान है, भले ही अनुभव ना हो चाहे कम हो, लेकिन जी उनका इंटेलिजेंट लेवल, जी इंटेलिजिबल लेवल जैसे है वो क्या है, कैसे है, इस बात पे मैं गौर करता हूँ। अब जी वो भले ही उतना मिल पाए या ना मिल पाए वो एक अलग बात है। जी हाँ, जी Yes. यही है मैडम। जी धन्यवाद अभिनंदन जी। दिलीप जी, शायद आपको नहीं सुना हमने। जी मैम, जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली थिंग तो ये है कि मैम बेसिक क्वालिफिकेशन जो होता है वो मैटर करता है, तो वो देखा जाता है। उसके बाद उसकी पर्सनालिटी देखी जाती है कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है टीचर्स की। सेकंड, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, लर्निंग एटीट्यूड कैसा है उसका। जी इन इन सब चीजों को मिला जुला करके जो चीजें बनती है ना, इन पे जी विशेष ध्यान दिया जाता है। जी जी धन्यवाद दिलीप जी, आपने मोस्टली वो सारी बातें की है जो मैंने की है। अभी शिक्षक साक्षात्कार में मेरे हिसाब से सबसे पहले यदि आप टीचर से मिलते हैं तो आपको उनसे बोलना है कि वो अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे। सेल्फ इंट्रोडक्शन में कौन सी चीजें देखनी चाहिए किसी भी इंटरव्यू में? तो सबसे पहले तो उनका जो अभिवादन है वो आपको कैसे मतलब ग्रीटिंग करते हैं, वो पहले देखना है। ठीक है, वो नम्र अभिवादन होना चाहिए। उनके सामने जितने लोग बैठे हैं, क्योंकि इंटरव्यू लेने के लिए हो सकता है एक हो, दो, तीन लोग हो, चार लोग हो, किससे किस तरीके से वो इंटरेक्ट करते हैं, सबको किस तरह से अभिवादन देते हैं। उसके बाद वो अपना पूरा नाम बताएंगे, अपनी शिक्षा, शिक्षा के अंदर डिटेल में होता है अलॉन्ग विथ सब्जेक्ट और प्रोफेशनल, जैसे बीएड की डिग्री या कंप्यूटर्स की डिग्री या कोई अदर कोई उनके अचीवमेंट्स है तो उनके साथ उनको पूरा बताना चाहिए। उसके बाद यदि अनुभव है उनको तो वो, उसके बाद विशेष योग्यता, उनकी अपनी क्या क्वालिटी है, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छे हैं, उनकी स्पीकिंग बहुत अच्छी है, या पब्लिक स्पीकिंग में बहुत अच्छे हैं, वो अच्छे से किसी भी प्रोग्राम को मैनेज कर सकते हैं, उन्होंने माइक संभाला हुआ है, उनको गाना आता है। तो जो भी उनकी विशेष योग्यता है जो स्कूल के लिए यूजफुल है। पारिवारिक जानकारी है, आप सबने बताया। एक जो चीज मतलब मुझे मिसिंग लगी कि उनका उद्देश्य, व्यावसायिक उद्देश्य या उनका दीर्घकालीन लक्ष्य, उन्होंने अपने आगे के लिए क्या तय करके रखा है, क्या सोच के रखा है। अभी शायद कि आपने से किसी ने बताया था कि वो टीचर क्यों बनना चाहते हैं, ये पूछेंगे, है ना। तो यदि वो आए हैं मतलब काम चलाओ टाइम पास है, फुर्सत है इसलिए आ गए और चले जाएंगे, ये नहीं होना चाहिए। उनका उद्देश्य। अभी पारिवारिक चीजों में एक क्वेश्चन और रहता है जो हमारे सर जनरली, क्योंकि मोस्टली प्राइमरी में लेडी स्टाफ ज्यादा आता है, जेंट्स हायर सेकेंडरी के लिए अप्लाई करते हैं, तो हमेशा वो पूछते हैं कि आपका परिवार, बच्चे कितने हैं, शादी हो गई, बच्चे हैं या नहीं, उनको यही जानना होता है। क्योंकि फिर टीचर मैटरनिटी लीव पे चली गई तो 3 महीने या 6 महीने जो परेशानी होगी, क्योंकि बच्चे एक बार अटैच हो जाते हैं तो उसके बाद उनको थोड़ा सा बीच में जो ब्रेक मिलता है वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये चीज, और उनका लक्ष्य, वो आगे क्या करना चाहते हैं। कई बार ये होता है कि टाइम पास के लिए टीचिंग कर लिया, उसके साथ में वो लोग कोई और गवर्नमेंट जॉब की या किसी और चीज की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की एग्जाम दे रहे हैं, और वो पास हो गए, आपने यहाँ पे उनको तैयार किया और वो निकल गए। तो ये चीज उनसे जब मतलब आप उनसे पूछते हैं, होना ये चाहिए कि उनके सेल्फ इंट्रोडक्शन में इतनी चीजें आनी चाहिए एज अ पर्सन जो इंटरव्यू देने आ रहा है।
उसकी इतनी चीजें अपने आप उसको बतानी चाहिए। तो आप पहले उनको सिर्फ सेल्फ इंट्रोडक्शन दे के बोलने दीजिए, और यदि इसमें से कुछ बचता है तब आप उसके क्वेश्चन पूछिए। तो यहाँ एक उस पर्सन का मेजरमेंट आपको आता है कि वो कितना तैयार है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। उसके बाद है विषय का ज्ञान, सब्जेक्ट नॉलेज। अभी सब्जेक्ट नॉलेज को चेक करने के तरीके क्या है? तो सब्जेक्ट नॉलेज को चेक करने के लिए आप जिस क्लास के लिए ले रहे हैं और जिस सब्जेक्ट के लिए ले रहे हैं, पहले यदि आप उसमें थॉरो नॉलेज रखते हैं तो आप उसमें से कुछ ऐसे की क्वेश्चन निकालिए कि सिंपल बुक से रटा हुआ इंसान आंसर ना दे सके, उसको अपना दिमाग लगाना पड़े, उसको अपने नॉलेज का यूज करना पड़े। तो उस सब्जेक्ट के लिए आपको नॉलेज आपको होना चाहिए जिसके लिए ले रहे हैं, डेफिनेटली आप सबके पास है। तो आप उसकी पहले से तैयारी करके रखिए कि ऐसी कौन सी चीज है जो जनरली लोगों को टफ पड़ती है, और इसके आंसर में उसको अपना जो भी स्पेशलिटी है, उसने यदि कुछ पढ़ा है, उसने सीखा है, तो ही वो जवाब दे पाएगा। इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम करने चाहिए। ठीक है, जनरली मैं बच्चों से भी क्वेश्चन पूछती हूँ, तो मैं ऐसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि टेल मी डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। यदि 4th 5th का बच्चा है तो उसको इसका आंसर आना चाहिए, यदि उसने मैथ्स ढंग से पढ़ा है। क्योंकि सबके बच्चे जनरली स्क्वायर किसको बोलते हैं, रेक्टेंगल किसको बोलते हैं, 4 लाइंस होती, 4 कॉर्नर्स होते हैं। लेकिन लाइन के मेजरमेंट को वो यदि बच्चे ने समझा है तो डिफरेंस बताएगा कि 4 लाइन सेम होती है, 2 अपोजिट लाइन सेम होती है। तो ऐसे ही टीचर्स को जब पूछते हैं तो की क्वेश्चंस आपके रेडी होने चाहिए, हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, यदि टीचर के रिज्यूम में उनके शौक लिखे हैं कि किताब पढ़ने का शौक है या कविताएं पढ़ने का शौक है, किताब पढ़ने का शौक है, आप उनसे पूछिए। लिखने के लिए लोग लिख देते हैं रीडिंग, आप उनसे पूछिए आपने कौन सी किताब पढ़ी, उसके राइटर का नाम क्या है, किताब के पेज कितने थे, या उस किताब का यदि आप शॉर्ट में बताना चाहे तो क्या है। और उसके बाद देखिए वो टीचर कैसे फंबल करता है, वो अटकेगा, उसको जवाब देना आता है कि नहीं। तो हकीकत उसकी समझ में आएगी कि उसने सच में किताब पढ़ी और सिर्फ शौक है। यदि म्यूजिक का शौक है, सुनने का शौक है, तो सिर्फ रेडियो चला के सुनने का, या उसकी जानकारी रखते हैं, वो संगीत का शौक रखते हैं, संगीत का क्लासिकली उनको बेसिकली नॉलेज है, या सिर्फ सुन के। तो इस तरह से हम उसको मेजर कर सकते हैं कि जो भी लिखा है वो कितना सही है। क्योंकि रिज्यूम लिखने के लिए तो नेट पे सारे अवेलेबल होते हैं, उसमें से कॉपी पेस्ट होते हैं जनरली रिज्यूम, कोई अपने तरीके से लिखने वाले बहुत कम लोग होते हैं। एम आई राइट? अब बहुत सारे रिज्यूम कॉपी मिलेंगे, जो रेडी होता है उसमें से होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट नॉलेज के लिए बहुत सारी चीजें हो सकती है आपके पास सब्जेक्ट के हिसाब से, तो की क्वेश्चन। उसके बाद टीचिंग मेथड। मैं जनरली जैसे 3rd 4th के लिए, यदि 2nd के लिए मैथ्स टीचर का इंटरव्यू ले रही हूँ, तो मैं टीचर से सिर्फ इतना पूछती हूँ कि आपको यदि बेसिक कंसेप्ट एडिशन का या मल्टीप्लिकेशन का देना है तो आप कैसे बच्चों को दोगे। अभी वो टीचर कंसेप्ट मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है वो टीचर बोर्ड पे लिख के सिखा देगी, लेकिन कंसेप्ट बच्चों के दिमाग में डालना कि मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है, ये कंसेप्ट कैसे दिया जाए, ये यदि टीचर आपको समझा सकती है तो वो टीचर अच्छी है। बेसिकली जैसे मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन, तो टीचर के जवाब में उसके पास होना चाहिए कि मैं बच्चों की पेंसिलें या उनकी है उनको इकट्ठा करके, या 2-2 बच्चों को ग्रुप में बुला के आगे 3 ग्रुप खड़े करके बता सकते हैं कि 3 ग्रुप 2 वाले तो 6। तो ये मल्टीप्लिकेशन का बेसिक कंसेप्ट और बच्चों को समझ में आएगा। तो आप जो भी सब्जेक्ट के लिए पूछ रहे हैं उसके कंसेप्ट टीचर कैसे देती है, टीचर के कितने कंसेप्ट क्लियर है, आप ये उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होगा कि टीचर कितने में। उसके बाद साइंस या ईएनवी वगैरह है, जो प्रैक्टिकल जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, कोड के वो बंदर के उठा ले आए जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को और जेएस को टीचर भी यूज है। समझा रही है। जैसे साइंस के लिए मैं जनरली क्वेश्चन पूछती हूँ, मैं बहुत सारा पूछती हूँ, बहुत सारी चीज दिमाग में एक साथ चल रही है। ओके, वाटर साइकिल, जल चक्र। जल चक्र आपको यदि बताना है तो आप कैसे बताएंगे? टीचर बोर्ड पे चित्र बना के बता देगी, बच्चे मॉडल बुक से देख के वैसे भी बना लेते हैं, लेकिन वो चीज समझाना प्रैक्टिकली, टीचर प्रैक्टिकली किस तरीके से समझा सकती है, उसके लिए टीचर ये कर सकती है। कई बार कई टीचर जवाब देते हैं कि एक बोतल में पानी भर के
और उसको धूप में रख देंगे, उसके ऊपर एक प्लास्टिक मतलब ढक्कन या ऊपर की तरफ ऐसा कुछ रखे जिसमें उसकी भाप जाए, ऊपर ऊपर पानी बने। क्योंकि हम बच्चों को ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि मम्मी सब्जी बनाती है तो ऊपर देखना, लेकिन हम प्रैक्टिकली स्कूल में क्या कर सकते हैं? हमारी जो आजकल की बुक है, जो एनसीईआरटी बुक्स यदि हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी जो प्रैक्टिकल बेस है, तो टीचर उसमें कितना डेप्थ में जा सकते हैं और उसको कितना डिटेल में समझा सकते हैं, ये हमको चेक करना है कि प्रैक्टिकली टीचर कितना उसको दे सकती है। जैसे अभी इंग्लिश के टीचर है, जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो आप इंग्लिश में ही बात करिए, आप उनसे और कोई लैंग्वेज में बात मत करिए। वो और मतलब जब अचानक से प्रश्न आता है तो उसका उत्तर कैसे? जब मेरा एज अ प्रिंसिपल इंटरव्यू हुआ था, क्योंकि हमारे जो प्रेसिडेंट है नरहरि अमीन, अभी राज्यसभा के सदस्य हैं, वो गुजराती है, उनको इंग्लिश नहीं आती। उनको मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए लेना था। ऑलमोस्ट 5-6 मैनेजिंग ट्रस्टीज बैठे थे, 3-4 स्कूल के, हमारे यहाँ 4-5 सेक्शन है, तो 4 प्रिंसिपल्स बैठे थे, प्लस दूसरे सदस्य जो होते हैं और 1-2 टीचर्स, तो ऑलमोस्ट 8-10 लोग बैठे हुए थे, 10-12 लोग थे शायद, और हर कोई अलग अलग तरीके से क्वेश्चन कर रहा था। मैं इसलिए बता रही हूँ कि कैसे उसको चेक किया जाता है। तो जब मेरे अमीन से पूछते हैं क्वेश्चन तो वो गुजराती में पूछते थे, अब उनका क्वेश्चन गुजराती में आया तो मैंने गुजराती में जवाब दिया। एक दूसरे प्रिंसिपल थे, उन्होंने हिंदी में क्वेश्चन पूछा, मैंने हिंदी में आंसर किया। एक प्रिंसिपल इंग्लिश थे, एक ट्रस्टी इंग्लिश थे, उन्होंने इंग्लिश में पूछा, मैंने उनको इंग्लिश में आंसर किया। फिर उन्होंने ऐसे क्वेश्चन चलते गए। फिर थोड़ी देर बाद अमीन सर को स्ट्राइक हुआ, क्योंकि जैसे भाषा प्रश्न की बदल रही थी, मेरी उत्तर की भाषा बदल रही थी। तो बोलते अब एक चीज करिएगा, अभी हम कोई भी भाषा में आपसे पूछे, आपका जवाब अंग्रेजी में होना चाहिए। ये थोड़ा सा मतलब आप ये सोचिए, कोई एक प्रश्न एक भाषा में किया गया और दूसरे में आपको जवाब देना, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आपके लिए। लेकिन मैंने वो भी क्लियर कर लिया। तो ये जो मतलब स्पॉन्टेनियसली आपके अंदर से निकलना, सामने पूछा और उस टाइम जवाब निकलना, ये एक इम्पोर्टेंट होता है। तो जब भी हम टीचर का, जैसे इंग्लिश टीचर का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो और आपके क्वेश्चन स्पीड में आने चाहिए, एक के बाद दूसरा, दूसरा तीसरा, कितना इमीडिएटली टीचर आंसर कर रहा है। क्योंकि यदि उसका पास नॉलेज है तो वो स्पॉन्टेनियसली आंसर कर पाएगा, यदि उसके पास नॉलेज इतना नहीं है तो उसको सोचने के लिए रुकना पड़ेगा। वहां आप उसको मेजर कर सकते हैं टीचर कितने पानी में है। ठीक है, तो पढ़ाने का तरीका हो गया, सब्जेक्ट का नॉलेज हो गया। और उसके बाद जैसे आप बताया, आप लोगों में से काफी सारे लोग डेमोन्स्ट्रेशन लेते हैं, है ना? डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम भी लेते हैं, एक्चुअली मैं लेती हूँ, दूसरे मेरे प्रिंसिपल आते हैं, हमारे सीईओ आते हैं, हम 3-4 लोग बैठते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। हर एक के पास एक पेपर की शीट होती है, हर एक को ऊपर टीचर का नाम लिखा होता है, उनको डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में लिखना होता है कि डेमोन्स्ट्रेशन कैसा रहा। तो अभी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आप कौन कौन से पॉइंट मेजर करते हैं? कोई स्पेसिफिक आपके पॉइंट्स हैं जो आप डेमोन्स्ट्रेशन में मेजर करते हैं? पहला पढ़ाने का तरीका कैसा है, किस तरह से पढ़ा रही है टीचर, उसका जी शुरुआत कैसे करती है, यानी जी किसी सब्जेक्ट को समझाने के लिए तो शुरुआत कहाँ से जाता है, पूर्व ज्ञान को देखती है कि नहीं देखती है, मतलब इस तरह से पूरी चीजें देखते हैं। सब्जेक्ट को हाव भाव कैसे है, मतलब पोस्टर कैसा है पढ़ाते हुए, ब्लैक बोर्ड आदि का यूज कैसे किया जा रहा है, इन सारी चीजों को वहां पर देखते हैं। जी विवेक जी, बहुत बढ़िया। ऑलमोस्ट आपने काफी सारे पॉइंट कवर किए हैं। नीरज जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। सबसे पहला होता है, टीचर क्लास में एंटर करता है, पढ़ाना शुरू करता है, तो टीचर उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन कैसे देता है, बच्चों के साथ कितना सहज होके बात करता है। कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स मतलब थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं, बुक खोली सीधा पढ़ाना शुरू कर देते हैं। नहीं, जब भी क्लास में जाते हैं तो पहले इंटरेक्शन होना चाहिए, बच्चों को सब टॉपिक पे लाने के लिए कुछ और बात होनी चाहिए। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन टीचर ने कैसा दिया, मैं जब भी करती हूँ मेरी डायरी में, किसी भी टीचर का इंटरव्यू लिया होता है तो ये सारी चीजें लिखी होती है। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम ऐसा है, क्योंकि हमारे यहाँ एक कोई पोस्ट होती, मतलब सेंट्रल ऑफिस पे सारे रिज्यूम आते हैं, तो ऑलमोस्ट 200-250 रिज्यूम एक बार में आ ही जाते हैं। उसके बाद जिसको जिस सब्जेक्ट के टीचर की जरूरत है उसके ऑफिस में उसके रिलेटेड रिज्यूम पहुंचते, तो हमारे पास रिज्यूम थोड़े बहुत गिन के आते हैं। उस रिज्यूम के अंदर फिर हम अपने
उनको टीचर को कॉल करते हैं। जब टीचर का डेमो देखते हैं तो हम रिज्यूम के बैक साइड में हम लोग अपने जब डेमो लिया है तो देखते हैं, तो हम ये पॉइंट्स लिखते हैं कि इंट्रोडक्शन कैसा दिया, ठीक है। उसके बाद टॉपिक नॉलेज, जो टॉपिक टीचर पढ़ा रहे हैं उनको उसका कितना नॉलेज है। वो जैसे इंट्रोडक्शन जितना बुक में लिखा है सिर्फ उतना ही पढ़ाया टीचर ने, तो उनके पास कोई नॉलेज नहीं है। टीचर को बुक के अलावा उससे रिलेटेड चीजें बच्चों को बतानी चाहिए जिससे बच्चे उसको कनेक्ट कर सके, उसके कनेक्शन के लायक कुछ चीजें। तो टीचर ने टॉपिक नॉलेज टीचर का कितना है ये हम उसके पूरे डेमो में मेजर करते हैं। उसके बाद है लैंग्वेज कंट्रोल, भाषा का प्रभुत्व। जो भी टीचर पढ़ा रही है वो मतलब समझाने के लिए अटकती है या रुक जाती है या शब्दों को ढूंढने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि फ्लुएंसी आनी चाहिए टीचर को। जब टॉपिक पता हो, सब्जेक्ट पता हो तो, और लैंग्वेज किस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं जो बच्चों के मतलब बच्चों के लिए समझने के लिए आसान हो लेकिन सभ्य हो, जहाँ पे कोई भी ऐसी बात ना हो कि जो बच्चों को बुरा लगे या खराब लगे, ठीक है। और लैंग्वेज कंट्रोल कैसा है उनका। उसके बाद एक्सप्लेनेशन, कैसे समझाया, जो उसने टॉपिक था उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया या नहीं किया, एक्सप्लेनेशन कैसा था। सिर्फ क्लास कंट्रोल, जब टीचर पढ़ा रही है, टीचर नहीं है, बच्चे हो सकता है ध्यान दें, हो सकता है ध्यान ना दे, इधर उधर है, और टीचर ने सारे बच्चों को कवर किया या नहीं। जब वो क्वेश्चन पूछते हैं, जिसने हाथ ऊपर किया सिर्फ उसी को पूछा, जिसने नहीं किया उसकी तरफ देखा या नहीं देखा, उसकी आई टू आई कांटेक्ट हर एक से होना चाहिए टीचर का। उसके बाद है इंटरेक्शन, परस्पर बातचीत। टीचर बच्चों से कितनी बातचीत करती है। कई बार ऐसा होता है टीचर आती है, अपना बोल लिया और डेमो दे दिया और चले गए, उसने बच्चों से इंटरेक्शन किया या नहीं किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एक चेक करना होता है। उसके बाद बोर्ड वर्क, जैसे आपने बताया आप करते हैं बोर्ड वर्क प्रॉपर होना चाहिए, टीचर को पता होना चाहिए डेट कहाँ लिखना है, ऊपर टॉपिक लिखना है, कौन सा पार्ट किस तरह से बोर्ड का यूज करना है, पिक्चर्स ड्राइंग करना, ये सारी चीजें। फिर जैसे रजनी जी बता रहे थे कि 4 लाइन है तो लिखवा के देखते हैं कैसे 4 लाइन में प्रॉपर लिखते हैं कि नहीं। तो आप जो सब्जेक्ट करवा रहे हैं, जैसे मैथ्स लिख रहे हैं तो वंस और टेंस लिख के एक के नीचे एक लिखते हैं या इधर उधर लिखते हैं। और साइज ऑफ द लेटर, उनके जो भी अक्षर लिखे हैं उन्होंने, उसकी साइज इतनी है कि लास्ट बेंच के बच्चे तक को दिखाई दे। तो बोर्ड वर्क में बहुत सारी चीजें होती हैं, हम उन सारी चीजों को चेक करते हैं। उसके बाद है टाइम टेकन, टीचर ने कितना टाइम लिया पर्टिकुलर किसी टॉपिक को समझाने में। मेरा एक एक्सपीरियंस है, अभी मैं एसएस के लिए टीचर ढूंढ रही थी। टीचर को मैंने बुक दी, आधा घंटा उन्होंने बुक पढ़ ली, क्लास में पढ़ाना शुरू किया। शुरू करने के बाद हार्डली उनको 5 मिनट लगा, उन्होंने 2 पेज खत्म कर दिए। इधर ये आखिरी तक पहुंच गए। मैंने कहा मैडम यदि आपने जो चैप्टर लिया है मुझे पढ़ाना होता तो मुझे कम से कम 4 से 5 पीरियड लगते, जितना पोर्शन आपने लिया उसको खत्म करने के लिए। और जितनी देर आपने पढ़ा है उतने में मैं शायद उसका इंट्रोडक्शन ही खत्म कर पाती, जितनी देर में आपने पूरा चैप्टर को खत्म कर दिया। तो कितना टाइम किस चीज के लिए कितना टाइम लगना चाहिए, हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग चीजें होती है। तो टीचर की कितनी प्रोफिशिएंसी है कि वो कितनी देर में कौन सी कंसेप्ट समझा सकती है, ना ज्यादा टाइम ले ना कम टाइम ले, ठीक है। तो ये बेसिक 8 पॉइंट है जो हम लोग रिज्यूम के पीछे लिखते हैं। ये टॉपिक्स लिखते हैं, उसके सामने लिखते हैं कि टीचर का परफॉर्मेंस कैसा था, गुड, वेरी गुड, डन, नॉट डन। लास्ट में एक रिमार्क होता है, यदि टीचर ने कुछ अच्छा किया है, सपोज टीएलएम लेके आए या कोई ऐसी चीज क्लास में कुछ चीज उठाकर उसको टीएलएम की तरह यूज किया, तो हम मेंशन करते हैं कि शी हैज यूज्ड टीएलएम। जैसे एक टीचर मेरे आई थी तो वो पपेट्स लेके आई थी इंग्लिश पढ़ाने के लिए, तो पपेट्स घर से बनाकर डेमो लेक्चर लेने के लिए लेके आई थी। एक टीचर थी वो लाइक गुजराती की कविता थी होली के बारे में, तो वो लिटरली गुलाल लेकर आई थी क्लास में इंट्रोडक्शन के लिए, सबको दिखा के कि ये क्या है आप बताइए, गुलाल है, कब कौन कब यूज करते हैं, कैसे करते हैं, आपने कब किया है, इस तरह से इंट्रोडक्शन देके फिर उसने कविता पे आई थी और उसके बाद उसने कविता। तो कोई स्पेशल यदि टेस्ट टीचर ने दिया है इस तरीके से तो हम उसको मेजर करते हैं। ये एक टीचर के इंट्रोडक्शन के इंटरव्यू के पॉइंट्स हुए। इसके अलावा आपके पास क्या कोई अलग चीज है या कुछ मुझसे छूटा है? पीडीएफ में मैं आपको भेजूंगी, ये सारे पॉइंट उसमें लिखे हुए हैं, यू कैन राइट दैट।
ठीक है। अभी इसके बाद जब हम डेमो हो जाता है, डेमो ओके हो गया, हमारे यहाँ सिस्टम है जैसे हम प्रिंसिपल डेमो ओके करते हैं उसके बाद मैनेजमेंट के पास मिलने जाते हैं। आपके पास ऐसा कोई लेवल है या सीधा आप लेते हैं वहीं पे फाइनल? वहीं फाइनल, तो आपको उसी वक्त खाना का जवाब देना होता है। थोड़ा टाइम लेते हैं, उसको हाँ जी फोन द्वारा सूचित कर देते हैं जी कि आपको एक दिन बाद या 2 दिन बाद बता दिया जाए। जी बिल्कुल। एक ये चीज मतलब टीचर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अर्जेंसी थी, जरूरत थी स्कूल की और मुझे जाते ही रख लिया। उनको थोड़ा हाँ। सा टाइम देना चाहिए, तुरंत जवाब नहीं देना चाहिए। तो उनको भी पता लगता है, थोड़ा सा 2 दिन यदि वो भी टेंशन में रहे तो वो तैयार होते हैं। इसके बाद प्रोसीजर आता है, जब डेमो ओके हो जाता है उसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, आपके स्कूल के जो भी रूल्स रेगुलेशन है, आपके ड्रेस कोड्स हैं, आपके टाइमिंग्स हैं, आपकी छुट्टियों का तरीका है। उसके बाद सैलरी के ऊपर बात आती है। ठीक है, पीएफ वगैरह जो भी है डिस्कशन हो जाते हैं। ऐसी कौन सी खूबी है जो टीचर स्कूल के लिए कर सकती है, जिसका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, आप उनसे अलग से पूछवाए, मतलब पूछिए, और उसको हम नोट डाउन करके रखते हैं यदि कुछ पता लगता है तो, कि वो एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट के लिए आई उसके अलावा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, या कोई भी क्वालिटी। तो दैट ऑल्सो वी मेंशन कि ये क्वालिटी है उसमें। उसके बाद हम ये तो पूछ लिया कि आपको स्कूल क्यों होना है। स्कूल में आएंगे तो टीचर को क्या लाभ होंगे हम बताते हैं। जैसे हमारे स्कूल में आते हैं तो क्योंकि हमारा स्कूल बहुत बड़ा है और एक बार यदि स्कूल में आके किसी टीचर ने छोड़ा तो उसकी दूसरी जगह डेफिनेटली इजीली उनको जॉब मिलती है। हीरामणि का टीचर है तो ज्यादा कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछते, उनको सीधा अपॉइंटमेंट मिल जाती है, क्योंकि उनको पता है कि यदि वहां से टीचर आया है तो वो अच्छे से तैयार होके आएगा। आपके यहाँ भी आई थिंक बहुत सारे लोगों के यहाँ प्रॉब्लम है, हमारा जब पहले डिस्कशन हुआ था कि आप टीचर तैयार कर देते क्योंकि आपके स्कूल में पढ़ाया है, इसे दूसरी जगह जॉब आसानी से मिलती है। टीचर को हमको ये बताना है कि ये एक नॉन स्कूल है और यदि आप इसका पार्ट बनते हैं तो आपको क्या क्या लाभ होंगे। जैसे आपके यहाँ ट्रेनिंग, जेएसएस की ट्रेनिंग मिलती है, जो मतलब टीचर यदि बाहर कहीं पे पैसा दे के भी लेने जाए तो इस तरह की ट्रेनिंग मिलना मुश्किल है। तो ये आप अब उनको एक प्लस पॉइंट की तरह कि यदि आप इस स्कूल से जुड़ते हो तो आपको विदाउट एनी कॉस्ट ट्रेनिंग मिलने वाली है। ठीक है, इसके अलावा आपके स्कूल में, हर एक के स्कूल में अलग अलग चीजें होती है, आप जिस तरह की भी देते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था शायद कि हमारे स्कूल में एक क्रेडिट सोसाइटी बनी हुई है, क्योंकि ऑलमोस्ट 150-200 लोगों का स्टाफ है, तो एक क्रेडिट सोसाइटी बनाई है। हर एक का उसमें शेयर है और एवरी मंथ सब लोग उसमें अपना पैसा जमा करते हैं। मिनिमम 100 रुपए जमा करना है, बाकी सबकी मर्जी होती है, 500, 1000 जो करना है। तो एक बैंक की तरह काम करता है वो, जिनको लोन चाहिए तो वो क्रेडिट सोसाइटी से लोन भी ले सकता है। तो लाइक एक छोटे से बैंक जैसा होता है वो। और बहुत सारे टीचर है जिनको जरूरत पड़ती है तो वो बैंक लेते हैं। इसके अलावा जो पैसा बचता है उसको हम लोग एफडी करके रखते हैं क्रेडिट सोसाइटी से, तो उसका इंटरेस्ट आता है। जो लोग लोन लेते हैं उनका 4 या कुछ 5% इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो इनकम बढ़ती है। तो कई बार ऐसा होता है किसी को मेडिकल इमरजेंसी आई है, किसी का ऑपरेशन हो रहा है, तो उनके ऑपरेशन के अंदर जो उनके खर्च हुए, तो मेडिक्लेम के बाद जो भी उनके खर्चे होते हैं तो क्रेडिट सोसाइटी उनको पे करती है और ये नॉन रिफंडेबल होता है। जैसे कोरोना में हमारे यहाँ 2-3 लोगों की डेथ हो गई, तो उनके फैमिलीज को 1-1 लाख रुपीस क्रेडिट सोसाइटी से दिए गए। तो क्रेडिट सोसाइटी का फंड काफी बड़ा हो जाता है, इस तरीके से एक छोटी सी बैंक की तरह काम करता है। तो ये टीचर के लिए एक फायदा होता है। जैसे हमारे यहाँ पे डॉक्टर, रेसिडेंशियल डॉक्टर है, तो टीचर की अपनी बीमारी, टीचर को खांसी बुखार ये वो कुछ है तो उसको बाहर खर्चा नहीं करना है, उसको सिर्फ स्कूल में आके डॉक्टर के पास जाना है, उसको 3 दिन 4 दिन रोज वो जा सकती है, रोज उसको दवा मिलेगी। हमारे यहाँ फिजियोथेरेपी सेंटर है और वहां पे बहुत मिनिमम चार्जेस, बाहर जो 300-400 रुपए लगते हैं वो आई थिंक 30 रुपीज या 40 रुपीज चार्ज लगते हैं, तो वहाँ फिजियोथेरेपी ले सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे यहाँ पे तो है, ये मैं आपको गिनती करा रही हूँ। ऐसे आप अपने यहाँ पे जो भी है तो टीचर को बताइए कि दीज आर अवर स्ट्रेंथ। इस स्कूल की ये स्ट्रेंथ है, ये स्कूल का ये पावर है जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। और नहीं तो आप ऐसी कुछ चीजें कर सकते हैं जो टीचर्स के लिए हेल्पफुल हो, जो मतलब अट्रैक्टिव लग सकता है उनके लिए। ये एक सजेशन है, क्योंकि जब बड़े लेवल पे होता है चीजें होती है, इट इज जस्ट फॉर नॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट होता है बच्चों का इंटरव्यू। टीचर के बाद आते हैं बच्चे।
बच्चों के एडमिशन के टाइम आप इंटरव्यू लेते हैं? यस और नो? जी मैडम लेते हैं। नर्सरी नर्सरी क्लास को छोड़ के। जी अरुण जी। लेते हैं मैडम, लेते हैं। जो थोड़े से बड़े बच्चे आते हैं बहुत ही जैसे लेते हैं, जानकारी ले लेते इंटरव्यू होना चाहिए, हमको पता है हमको एडमिशन देना है, हमको बच्चे चाहिए, लेकिन सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि हम गए बैठे फॉर्म भरा और एडमिशन मिल गया। अभी एडमिशन की प्रोसेस में फॉर्म, मैं थोड़ा सा फॉर्म के बारे में पहले डिस्कस करना चाहूंगी। आपके फॉर्म कितने पेज के और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है फॉर्म में? जितनी हमारी एलसी के अंदर इंफॉर्मेशन होती है जो गवर्नमेंट का जनरल है ना, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, बर्थ डेट और जाति वगैरह, धर्म वगैरह, ये चीजें हो जाती है। इसके अलावा फॉर्म के अंदर आप और क्या चीजें ऐड करते हैं? फैमिली डिटेल। फॉर्म के अंदर समग्र आईडी रहती है, आधार कार्ड नंबर रहता है, अकाउंट नंबर रहता है, मम्मी पापा का मोबाइल नंबर, जी इतना ऐड करते हैं। जी। मैम इसके अलावा फैमिली बैकग्राउंड जैसे मदर फादर एजुकेशन, मदर फादर का जॉब प्रोफाइल क्या है, और इसके अलावा उनकी अगर सैलरी बेसिस है या उनका इनकम का सोर्स क्या है, ये भी मैटर करता है। साथ ही इसमें एक पॉइंट और मेंशन करते हैं कि अगर बच्चे को कोई स्पेशल कोई इशू है जिसको लेके उसको हमें स्पेशल नीड की आवश्यकता है, अटेंशन की आवश्यकता है, तो वो चीजें भी हम करते हैं। और कक्षा 1 के ऊपर किसी भी बच्चे का एडमिशन अगर होता है तो उसका विदाउट कोई एंट्रेंस, भले वो एक सिंपल एंट्रेंस होगा, जिसको बिना लिए हम एडमिशन नहीं देते, और साल भर उसकी जो केवाईसी फाइल होती है उसमें वो अटैच रहता है। जी जी बिल्कुल। पेरेंट्स की इनकम भी जरूरी है, जैसे अरुण जी ने बताया, पेरेंट्स का एजुकेशन, मदर फादर के ऑफिस के एड्रेसेस, फोन नंबर्स, और यदि मदर और फादर का फोन नंबर नहीं लगता है तो कोई और एक गार्डियन का नंबर जिससे हम बात कर सकें। जो आपने नॉर्मल चीजें बताई, उसके अलावा हमारे यहाँ पे जो चीजें ऐड होती है ये आपको बता रही हूँ। हमारे यहाँ का फॉर्म 4 पेज का होता है। पहले पेज पे बच्चे की इंफॉर्मेशन जो हमने सारी बताया, नंबर, आधार कार्ड, जाति, ये वो सब कुछ एड्रेस के साथ सब आ जाता है। सेकेंड पेज पे फादर मदर की पूरी इंफॉर्मेशन होती है। बच्चे के लास्ट स्कूल का रिजल्ट हमारे यहाँ पूरा प्रोफार्मा बना हुआ है, सब्जेक्ट ऊपर लिखे होते हैं, उनको क्लास, स्कूल का नाम लिखना है, क्लास लिखना है, पिछला जो भी रिजल्ट था उसके मार्क्स सब्जेक्ट वाइज वो उनको एंटर करने होते हैं, वहां पे लिखने होते हैं। स्कूल, पिछले स्कूल का नाम, एड्रेस पूरा, यदि वो बाहर से किसी और स्टेट से या किसी और शहर से आ रहे हैं तो पूरा एड्रेस लिखना होता है, और मार्क्स की इंफॉर्मेशन। उसके बाद जब हम दे रहे हैं तो हम कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, तो क्लास के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट पे टिक करते हैं, जिस क्लास में सब्जेक्ट देते हैं, तो पेरेंट्स को भी पता चलता है कि मेरे बच्चे को इतने सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। हम सारे सब्जेक्ट, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, यदि एसएस साइंस है तो एसएस साइंस, जीके, फिजिकल एक्टिविटीज, ड्राइंग, म्यूजिक, जितने हम पढ़ाते हैं उस सारे सब्जेक्ट, तो हम उस सब्जेक्ट पे टिक करके बताते हैं पेरेंट्स को। कंप्यूटर, एवरीथिंग वी पुट, तो सारे सब्जेक्ट लिखे होते हैं। तो क्योंकि हमारे यहाँ पे नर्सरी से लेके 12th तक का एक ही फॉर्म है, तो सारे साइंस के, कॉमर्स के, क्लास वाइज सारे सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, तो हम वो सारे, तो उसके ऊपर टिक करना होता है। उसके बाद एक पेज होता है उसमें बच्चे के बारे में, कि वो कौन से स्पोर्ट्स या गेम्स में यदि उसने कुछ किया है, सारे स्पोर्ट्स के नाम लिखे, तो वो इंटरेस्टेड है तो टिक करे। पीछे नीचे 2 लाइन होती है, यदि उसने कुछ स्पेसिफिक अचीवमेंट है उसके, तो वो स्पेसिफिक अचीवमेंट्स बच्चा वहां पे मेंशन कर सकता है कि उन्होंने कुछ स्पोर्ट्स में कोई मेडल लिए हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल वगैरह किया है, तो वो उसमें इंक्लूड होता है। उसके बाद बच्चों के सिबलिंग्स, उसके भाई या बहन कितने हैं, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, उसकी डिटेल, यदि वो सेम स्कूल में है तो उसकी क्लास वगैरह, और यदि किसी और स्कूल में है तो सिर्फ वो। उसके बाद कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हम एडमिशन के टाइम पेरेंट्स को बताना चाहते हैं, जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग उनको अटेंड करनी है सारी, फीस कब कितनी भरनी है वो टाइम पे भरेंगे, उन्होंने फीस स्ट्रक्चर समझ लिया है। हमारे यहाँ पे स्कूल बस कंपलसरी है क्योंकि हमारी स्कूल हाईवे पे है। बाकी सारे एरिया मतलब अभी थोड़ा डेवलपमेंट हो गया है तो नजदीक आ गए हैं, लेकिन इसके पहले 5 किलोमीटर शहर से बाहर आना पड़ता था जब स्कूल बनी थी।
तो बस कंपलसरी है, तो बस के लिए वो मतलब उसकी डिटेल लिखी होती है, बस कौन सी नंबर की बस होगी उनको पर्सन से पूछ के फॉर्म में साथ में भर के देना है। बस मैनेजर होता है अवेलेबल, तो वो इन्फॉर्मेशन यदि आपके यहाँ पे आते हैं तो बच्चे पेरेंट्स छोड़ने आएंगे या फिर वैन या रिक्शा वगैरह से आते हैं, क्योंकि जब बच्चा स्कूल आता जाता है तो ये स्कूल की जिम्मेदारी होती है। तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी यदि इससे क्या होता है, फॉर्म में सारी इन्फॉर्मेशन एक ही बार में आ जाती है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आप फॉर्म के साथ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सारे जब ये रूल्स एंड रेगुलेशन लिख लिए, उसके नीचे पेरेंट्स की सिग्नेचर लेते हैं। लास्ट लाइन लिखी होती है कि मैंने सारे रूल्स पढ़ लिए हैं, मैं अपनी फीस टाइम पर भरूंगा और जितने स्कूल के रूल्स है मैं उससे अग्री करता हूँ, क्योंकि हमारे बस कंपलसरी हम पहले ही बताते हैं कि बस कंपलसरी है, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। क्योंकि जब एक बार में लॉट निकलता है तो 2 से 2,500 बच्चे एक साथ छूटते हैं, तो गेट पे किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि इतने बच्चों का ध्यान रख सके। 2,500 बच्चे जब एक साथ निकलते हैं तो हम 40-45 बसें हमारी, हम बसों के अंदर ही बच्चों को भेजते हैं। तो हम ये कंपलसरी पहले उनसे साइन करवा लेते हैं कि हम बस का यूज करेंगे और बस इस टाइम पे भरेंगे। तो इस तरह के उसके अलावा जो भी रूल्स है वो सारे लिख के और वहां पे पेरेंट्स का सिग्नेचर फॉर्म के साथ ही हम ले लेते हैं फॉर्म में। उसके बाद जो लास्ट चौथा पेज होता है उसके अंदर पेरेंट्स का क्वालिफिकेशन, उनका इनकम, और उसके बाद नीचे प्रिंसिपल या जिसने भी इंटरव्यू लिया है बच्चे का, उस इंटरव्यू के बारे में क्या है। तो सबसे पहले तो ऊपर 6-7 वर्ड है, उसमें बच्चा कैसा है, शाय है, रिजर्व है, स्मार्ट है, ठीक से मतलब कर सकता है। तो उसमें से जो भी आपको सही लगता है हम उस पर टिक कर देते हैं, बच्चे ने किस तरह से जवाब दिए। उसके बाद बच्चे के हम सारे सब्जेक्ट के बारे में पूछते हैं, तो हर एक सब्जेक्ट के बारे में उसका ABCD में ग्रेडिंग होता है, मैथ्स में, इंग्लिश लैंग्वेज में, देन साइंस, EVS जो भी है हम कैसे। उसके बाद नीचे 2 लाइन होती है, पेरेंट्स से जब हमारा इंटरेक्शन होता है तो पेरेंट्स पढ़े लिखे, आर दे एबल टू रीड एंड राइट इंग्लिश और नॉट, वो भी हम फॉर्म के अंदर ही मेंशन करते हैं, वहां पे टिक करते हैं कि पेरेंट्स पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते हैं। उसके बाद लास्ट में एक रिमार्क होता है, तो इंटरव्यू के बाद जो भी जिसको लगता है वो रिमार्क, जिसने इंटरव्यू लिया है वो अपना रिमार्क लिखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे मैथ्स में साइंस में अच्छे हैं लेकिन लैंग्वेज में पुअर है, तो वो सिखाया जा सकता है। हमारे यहाँ पे गुजराती लैंग्वेज भी कंपलसरी है, हिंदी इंग्लिश 3 लैंग्वेज होती है, 6 स्टैंडर्ड से संस्कृत भी आती है, तो 4 लैंग्वेज। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा हिंदी स्कूल में पढ़ा है या हिंदी भाषी है तो गुजराती नहीं आ रही है, या गुजराती और हिंदी प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, तो वहां पे मेंशन करते हैं कि इस सब्जेक्ट के लिए उनको जरूरत है। यदि कभी ऐसा होता है कि कोई एडमिशन जबरदस्ती देना पड़ता है, बच्चा बहुत पुअर है, तो वहां पे हम कंडीशनल एडमिशन लिखते हैं। कंडीशनल एडमिशन मीन्स कंडीशन ये रहेगी कि यदि बच्चा नेक्स्ट एग्जाम में प्रॉपर पास नहीं कर सकता है तो फिर टीचर स्कूल जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है और यदि जरूरत पड़े तो LC भी दे सकता है। तो दैट इज कंडीशनल एडमिशन, तो हम पहले से क्लियर करके रखते हैं ताकि जब हम पेरेंट्स को बोले कि आपको LC लेना है या निकालना है तो उस वक्त प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद जिसने इंटरव्यू लिया है उसके सिग्नेचर वगैरह होते हैं, डेट वगैरह होती है। तो एक ये जो मतलब फॉर्म होता है उसमें सारी चीजें, यदि कभी भी बच्चे की इन्फॉर्मेशन निकालना है तो आप फॉर्म निकालिए, सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे होते हैं आजकल, तो यूडाइस और पैन नंबर वगैरह जब इनरोल करना होता है उसमें बहुत सारी चीजों की, तो वो सारी चीजें हम फॉर्म के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। सो आई होप आपको काफी सारे पॉइंट्स मिल गए होंगे जिसको आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने फॉर्म में। अभी हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा है कि पहले सेंट्रल ऑफिस जाते हैं, वहां 2 कंडीशन होती है, या तो वो एक स्लिप देंगे, स्लिप में बच्चे की डिटेल और नीचे रिमार्क करके होगा और बच्चा मेरे पास आएगा। जब वहां पे उनको डाउट होता है कि इसको एडमिशन देना या नहीं देना, तो वो हमारे सॉरी प्रिंसिपल के पास आता है, इंटरव्यू होता है और उसके बाद रिमार्क में हम लिख के देते हैं कि गिव फॉर्म या पेंडिंग, जो भी हमको लगता है हम लिख के देते हैं। यदि गिव फॉर्म लिखा है तो वो बच्चा फॉर्म लेके आएगा, पेरेंट्स भर के लेके आएंगे एंड विल साइन। यदि प्रिंसिपल का साइन हुआ तो एडमिशन कंफर्म है। तो एक ये सिस्टम मतलब एडमिशन कंफर्म करने का होता है। अभी आया बच्चे का इंटरव्यू। बच्चे के इंटरव्यू के अंदर क्या करना चाहिए, आप पेरेंट्स का इंटरव्यू लेते हैं या बच्चे का लेते हैं? मैम जो अभी आपने जितने पॉइंट बताया उसमें क्वेश्चन कर सकते? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैम जैसे हमने कोई नियम शर्तें रखी कि अभिभावक को इतने समय में फीस जमा करनी होगी और वो जी नियम शर्तों की पूर्ति नहीं करता, मान लीजिए वो फीस जमा नहीं करता,
तो जी हम उसको नोटिस देते, नोटिस देने के बाद भी वो कार्रवाई नहीं करता, तो क्या आप नाम काट देते उस बच्चे का या स्कूल से उसको बंद कर देते या क्या करते आप हम उसको उस साल के बीच में से नहीं निकालते, लेकिन उसको अगले साल में अगली क्लास में प्रमोट नहीं करते हैं। अभी मैंने 2 दिन पहले ही ग्रुप में मैसेज डाला था, कुछ एक पेरेंट्स है जिनकी फीस बाकी है, उनको टेक्निकल रीजन से, क्योंकि हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर के अंदर होता है, यदि फीस बाकी है तो हम उसको अगले में उसको अपग्रेड कर ही नहीं सकते, तो हम उतना साल तो वेट करते हैं, वेकेशन तक वेट करते हैं, लेकिन जब जून में स्कूल खुलेगी तब हम उसको अगले क्लास में नहीं लेंगे यदि उसका पिछला फीस बाकी है तो। और अगले साल के चेक हम अभी ले लेते हैं, जिस दिन रिजल्ट होता है ना उस दिन हम पेरेंट्स में एडवांस चेक इकट्ठे करते हैं अगले साल के। वो डेट पोस्ट डेटेड चेक होती है, एक जून का होगा, एक उसके बाद सितंबर का होगा, उसका दिसंबर का और उसके बाद फरवरी का, 4 क्वार्टर में लेते हैं फीस। तो वो 4 चेक उनसे हर एक क्वार्टर के डेट तब की, 1 से 15 जून के बीच में, 1 से 15 सितंबर के बीच में, 1 से 15 दिसंबर के बीच में और 1 से 15 फरवरी के बीच की कोई भी डेट डाले, हम उसके चेक पहले से लेके रखते हैं। नहीं मैम, जैसे मान लीजिए वो फीस भी नहीं दे रहा और वो नाम भी नहीं कटाएगा आपके यहाँ से, फिर आप क्या करोगे? नाम हम उसको अगली क्लास में, अभी जैसे तीसरी कक्षा में पढ़ रहा है, उसने फीस नहीं भरा, हम उसको चौथी कक्षा में एडमिशन नहीं देंगे, हम उसको प्रमोट नहीं करेंगे। लेकिन उसका यहाँ फीस तो बाकी है तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, फीस बाकी है तो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसका एलसी नहीं बनेगा और वो अगली कक्षा में भी नहीं जाएगा, तो बच्चे का साल लेकिन बिगड़ेगा। लेकिन मैम ये हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट ने कई बार रूल्स हाई कोर्ट तक ने दिया कि आपको टीसी देना पड़ेगी, आपको मार्कशीट देना पड़ेगी, इस पे तो काफी विवाद हुआ, तो नहीं, इसका बिना रूल फीस के क्या है? बिना फीस के देनी पड़ेगी? नहीं, बिना फीस के नहीं देते हैं। नहीं लेकिन उन्होंने मैम फीस ये चीज मैम हमारे यहाँ तो हाई कोर्ट तक ने कहा है कि हाँ आपको टीसी देनी पड़ेगी, उसको आपको प्रमोट करना पड़ेगा अगली कक्षा में। और जैसे आरटी का बच्चा है वो स्कूल नहीं आएगा, परीक्षा नहीं देगा, वो पास नहीं होगा, तो भी आप उसको नाम नहीं निरस्त कर सकते, ये रूल्स है, आरटी जो रूल्स है उसमें ये है। जी, आरटी के लिए एक चीज है, आरटी के अंदर यदि बच्चा मतलब नहीं आता है, नहीं पढ़ता है, 5th स्टैंडर्ड में हम फेल कर सकते हैं, 5वीं और 8वीं कक्षा में हमारे यहाँ फेल करने का रूल है। आरटी का बच्चा है 5वीं में, यदि वो नहीं पढ़ता है हम उसको फेल करेंगे, यदि फेल होता है तो उसका आरटी का हक चला जाता है, गवर्नमेंट उसको 5th रिपीट करने के लिए भी फीस नहीं देगी और उसके बाद 6 में भी फीस नहीं देगी, ये नहीं आरटी का नहीं, रूल है। जी आरटी बिल्कुल का नहीं, आरटी का रूल नहीं तो ये है, लेकिन आप उसका नाम नहीं काट सकते, नहीं ये रूल्स मतलब इस बारे में काफी डिस्कशन हुआ कि उस बच्चे का कानूनी रूप से आप नाम नहीं काट सकते, किसी बच्चे को आप कानूनी रूप से टीसी देने के लिए मना नहीं कर सकते, वो फीस देगा नहीं देगा, टीसी देना पड़ेगी। इसी चीज का हम रूल तलाश रहे काफी दिन से, अगर आपके पास कोई रूल हो ऐसा कि अगर वो फीस नहीं देगा तो हम उसकी टीसी रोक सकते। ठीक है, हमारे यहाँ तो रोकते हैं, मैं आपको ढूंढ के दूंगी जो, जी हाँ मैं उसकी प्राइमरी लॉज की बुक जो है प्राइमरी स्कूल के लॉज की मैं चेक करती हूँ और यदि है जी तो मैं आपके पास भेजती हूँ। जी बिल्कुल मैम, हम हम सब भी लोग करते हैं। ग्रस्त हैं, मतलब बहुत ज्यादा परेशान है इस बात से कि वो फीस भी नहीं देगा और हम लोगों को उसकी टीसी भी देनी पड़ेगी, तो ये जो एक अब ये नहीं आता समझ में कि हम लोग फीस नहीं लेंगे, फिर वो हम चलो नहीं ले रहे आपसे फीस, लेकिन कहीं तो ये हो के देगा कौन फीस, बिल्कुल बिल्कुल सही कब है। देगा कौन देगा, चलो आज नहीं देगा हाँ कब देगा कौन देगा, इसका तो कोई रूल्स होगा आपके पास, हमें आज तक ढूंढते हुए ये चीज नहीं मिली है एक्चुअल में रजनीश जी, कानूनी रूप से। जी रजनीश दिलीप जी, जी। जी हाँ, इसके लिए हमें प्रशासन तो बाध्य करता है लेकिन नियम नहीं है, और कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है कि बिना हमारे टीसी पास के सर उसका आदेश है, बिल्कुल लिखित में आदेश केवल है, उनका केवल निर्णय। केवल कोविड काल के लिए ऐसा हुआ था, बाकी के लिए नहीं है। बाकी के लिए यदि आप टीसी दे सकते हो, और आरटी के लिए बच्चों के लिए ये कर सकते हो कि 80% अटेंडेंस से शॉर्ट अटेंडेंस हो रही है तो अभिभावक को फी पे करनी पड़ती है, या बच्चा फेल होता है क्लास में तो आप शासन फीस नहीं देती है। हम ये कह रहे हैं आपसे, इस बात का रूल चाहिए हमें लिखा हुआ कि इस बात का रूल्स है
एक्चुअल में क्या है, ये एक बहुत संगीन विवादित मसला है। हाई कोर्ट में मैम चला एक प्रकरण, उसने नहीं 4 रजनीश साल। जी, जी हाई कोर्ट ने दिया, आपने न्यूज़पेपर से लिया? नहीं 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 नहीं, वो जो उनका आजकल वीडियो जारी होता ना हाई कोर्ट में, जो आजकल चलती है पीली वगैरह, तो उसका हाँ, वीडियो जारी होता, तो उसमें हाई कोर्ट का नहीं जज नहीं, कहता 4 साल से बच्चे ने फीस जमा नहीं की, निहायत रूप से वो बेईमान है अभिभावक। लेकिन हाँ, आप बच्चे को भ्रूण से मतलब ये जो 6 से 13 साल की शिक्षा है, इससे हाँ आप जी। वंचित नहीं कर सकते। अब भाई हम वंचित तो नहीं करेंगे, लेकिन हमारा पैसा कौन देगा? नहीं रजनीश जी सुनिए, इसके लिए आपके पास जब तक कोई लिखित में एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोई रूल नहीं आता है, आप इसके लिए बंधन करता नहीं, आपको मानने की जरूरत नहीं है। हमारे पास मैम इसका शासन ने आदेश निकाला, कई डीओ ने इसका आदेश निकाला है कि आपको टीसी देना होगी। नहीं, ये आप तो आपके किसके विसंगत पास ही है ऐसा कोई मैम। आदेश है? हम आपको ढूंढ के दे देंगे, पिछले वर्ष तो इसका काफी हुआ था, हमने उसके वो आदेश निकाल के भी रखे थे, हमारी किसी फाइल में रखे होंगे वो आदेश, कि वो डीओ ये आदेश कर रहा कि आपको टीसी देने को आप मना नहीं कर सकते हो। हैं? अब चलो हम टीसी देंगे या मार्कशीट देंगे, कुछ भी देंगे, रिजल्ट हम डिक्लेयर कर देंगे, चलो ठीक है हम टीसी भी दे देंगे, पैसा। आप म्यूट हो गए जी। आ, रजनीश जी, ऐसा कोई तो रूल नहीं है, मैं फिर भी कोशिश करती हूँ देखने की। डीओ का ऐसा कोई नहीं, ये कंपल्सन प्राइवेट स्कूल के लिए वो नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट आप स्कूल होती है तो बात अलग है, गवर्नमेंट स्कूल नहीं देगी, लेकिन प्राइवेट स्कूल के लिए ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, क्योंकि वो आप फीस लेकिन फ्री ये चलती है। नहीं नहीं, आप हमें ये रूल्स दीजिएगा कहीं से ढूंढ के, जिसमें जी, ये बात लिखी ये हो तो कि गुजरात के रूल्स हैं, नहीं, हमारे वो यहाँ गुजरात के रूल्स। गुजरात का होगा चलेगा मैम, गुजरात का होगा। देखो हम तो सीधा एक चीज जानते हैं जी कि शासन डरती किसी चीज से तो वो है कोर्ट है। और हमने तो इस बात में सफलता भी हासिल की है कि अगर कोई अधिकारी ज्यादा करता है, एक वकील से नोटिस दिलवा दो, वो शांत हो जाता अपने पास। लेकिन लीगल प्रमाण हो कि वास्तव में इसका ये रूल्स है, वो आपके यहाँ का होगा तो हमारे यहाँ भी होगा, वो कहीं ना कहीं। ये ठीक है। बहुत मेजर प्रॉब्लम है हम लोगों की, सब लोगों की। जी रजनीश जी, मैं ढूंढती हूँ। जी मेरे क्लर्क अभी छुट्टी पे हैं, वो आते हैं, जैसे ही मुझे मिलता है मैं आपको जरूर शेयर करती हूँ। जी 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 जी। जी अच्छा, दूसरा बिल्कुल। मैम एक और प्रॉब्लम आती कि जैसे जी मान लीजिए कोई बच्चा स्कूल में ड्रेस पहन के नहीं आ रहा, अपने हाँ रूल्स में है, अपने रेगुलेशन में सब कुछ में है कि हाँ ड्रेस लाना, किताब पहनना, हाँ। लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है कि आप उसको क्लास में बिठाएंगे, आप उसको क्लास से बाहर नहीं कर सकते। मतलब सडनली कोई आया कोई बात नहीं, वो कंटिन्यूटी में नहीं आ रहा है, अब फिर भी उसको आप बाहर नहीं कर सकते हैं। जबकि देखो शासन एक तरफ ये कहता है कि मतलब ये बुरखा वाला भी चला कि ड्रेस कोड होना चाहिए, मतलब आप इन बातों से ये भी समझिए कि ड्रेस कोड नहीं है, तो फिर स्कूल भले अपना रूल्स बना ले, हम अपना कैसे ही अपनी उससे चलाते रहे, लेकिन वास्तव में इसका क्या रूल्स है, इस पे को भी आपको थोड़ा देना मैम। क्योंकि नहीं फोन में तो हम लोग शो करते हैं ये चीजें, साइन कराते सब, शपथ पत्र लिखाते सब, लेकिन वो अंत में हम लोगों का वो सब धरा का धरा रह जाता है। नहीं, तो आपको थोड़े से स्ट्रिक्टली उन पेरेंट्स के साथ बिहेव करना पड़ेगा। यदि यूनिफॉर्म में नहीं आते हैं तो हमारे यहाँ हम पनिशमेंट देते हैं, उनको यूनिफॉर्म में आना ही है। ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके पास कि यूनिफॉर्म ना पहने। कंपलसरी है, मतलब है, यूनिफॉर्म उनको पहनना ही पड़ेगा। नहीं है पहन के आते हैं तो आप उनके पेरेंट्स को एक तो एंट्री पे उनको रोक दीजिए। आपके यहाँ पे वॉचमैन होंगे, यदि नहीं यूनिफॉर्म नहीं है तो बच्चा एंटर नहीं करेगा। हम तो मैम भगा देते उनके लिए चेंज करने के लिए कि नहीं आप मैम, यूनिफॉर्म पहन के आइए। आप मैम एक्चुअल में क्या है कि आप हम सिर्फ ये देखो, दो प्रकार के पहलू हैं, एक तो हमारा स्कूल भगा देगा उसको है, दूसरा अगर आप भगाएंगे उसको तो एक पत्रकार आके सामने खड़ा हो जाएगा कि एक अधिकारी खड़ा हो जाएगा, वो कहेगा आपने इसको क्यों भगाया ड्रेस के बिना, क्या कपड़ों से पढ़ाई होती क्या है। तो उस समय में अधिकारी ये कहेगा आपसे, क्योंकि इसका हमें आज तक रूल नहीं मिला है कि आप इसको क्लास में बिठाइए। जैसे अभी बहुत समय पहले एक चला था, एक बच्चा कहता था कि हम चड्डी बनियान
पहन के जाएंगे स्कूल, और उसको चड्डी बनियान पहन के स्कूल में बैठने की परमिशन दी थी डीओ ने। इसका आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो इसका वीडियो डला है। प्रशासन ने उसको चड्डी बनियान में पहन के क्लास में जाने के लिए, अंडर गारमेंट में जाने की परमिशन दी थी। तो ये मतलब जो इसका रूल्स क्या है वास्तव में? नहीं रजनीश जी, मैं हमारी जब बात की शुरुआत हुई, मैंने पूछा था इंस्पेक्शन होता है, आपने कहा इंस्पेक्शन जैसा कुछ नहीं होता है। जब वो अपने नियम नहीं मानते हैं, वो लोग उनको जो काम करना है वो नहीं करते हैं, तो हमारे लिए कंपल्सन क्यों है? स्कूल के अपने रूल्स है और हम उसको फॉलो कर सकते हैं। नहीं 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 मैम, ये ऐसा जो रूल्स हैं, धीरज जी रजनीश जी सोच कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कमाई हो गई अब। यदि हमें कोई ऐसी समस्या है, पत्रकार लोग खड़े हो जाए तो मतलब क्या करें? अब जो है तो व्यापार वो होगा, चलते अब हैं, रेडियो पर गो है सीजन। सब कुछ वही होता है। आपको यदि क्लास में बैठने देना है तो नहीं बैठने देंगे, सब कुछ हम लोग के ऊपर निर्भर करता है। पर समस्या है, पत्रकार को खड़ा हो गया तो क्या उत्तर दे, किसी बात जी सही बात बाकी है। डीओ भी समझता है, सब जेडी भी समझता है, सब समझता है। जी मेरे ख्याल से हम लोग को मूल विषय पे आना चाहिए, जी टाइम ज्यादा निकल गया। सॉरी नहीं मैम का तो आज हम समय ले लेंगे, क्योंकि इस चीज से हम बहुत परेशान है, ग्रसित हैं। और इन दोनों चीजों का मैम हम आपसे लेंगे, बिल्कुल के आदेश लेंगे, हम बहुत परेशान हो चुके। जी रजनीश जी, मैं नोट करके रखती हूँ, मैं जरूर इसके, मैं मेरे पास प्राइमरी स्कूल रूल्स की बुक है, मैं उसको एक बार थॉरो फिर से रीड करके आपको रूल्स रेगुलेशन भेजती हूँ। जी ठीक जी है जी, थैंक यू जी मैम। जी धन्यवाद। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी साक्षात्कार में जब बच्चे का इंटरव्यू लेते हैं, बच्चे का नाम, वो कौन सी स्कूल से आया है, उसके परिवार की जानकारी। ये क्वेश्चन ऐसे इसलिए पूछने चाहिए बच्चे से क्योंकि बच्चा फैमिली से जुड़ा होता है, अपनी स्कूल से जुड़ा होता है। जब आप उसके बारे में पूछते हैं तो वो साइकोलॉजिकली थोड़ा सा फ्री फील करता है, आपके साथ बात करने के लिए रेडी हो जाता है, जवाब देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद शाला बदलने का कारण, ये बच्चों से जरूर पूछना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ बच्चे आते हैं तो वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड होते हैं, इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स का बहुत ज्यादा स्कोप है। तो वो स्कूल में क्यों आ रहा है? रेसिडेंस चेंज किया इसलिए, पापा का जॉब चेंज हुआ इसलिए, या उसने स्कूल का नाम सुना है, उसको इस स्कूल का पार्ट बनना है इसलिए। तो वो एक कारण आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चा कितनी मतलब इच्छा से स्कूल में आया है। उसके बाद है मैं सबसे पहला क्वेश्चन उससे जब पढ़ाई का पूछती हूँ तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट, वो अपना सब्जेक्ट यदि इंग्लिश बताता है, मैथ्स बताता है, जो भी, उससे पूछती हूँ कौन सा टॉपिक आपको अच्छे से आता है। मैं थोड़े से क्वेश्चंस आपको बताना चाहती हूँ। जैसे मैं 4th 5th के बच्चे होते हैं, उनसे पूछती हूँ, यदि मैथ्स बोलते हैं तो उनसे पूछती हूँ, ठीक है आपने फ्रैक्शन सीखा है? यदि फ्रैक्शन सीखा है तो आप डेली लाइफ में फ्रैक्शन का कोई एग्जाम्पल दीजिए। काफी बच्चे होते हैं, फ्रैक्शन क्या है वो बताते हैं, टीचर ने 1/3 लिखा है, एक सर्कल में 3 हिस्से बनाए, एक को हमने किया, लेकिन वो एक को क्या, उसका बेसिक नॉलेज उसको नहीं है। कंसेप्ट यदि क्लियर होता है तो वो बताता कि एक लड्डू है, उसके 2 टुकड़े किए तो मैंने 1/2 लड्डू खाया। पिज्जा मेरे घर आता है, पिज्जा के 6 स्लाइस होती है, यदि मैंने उसमें से 2 स्लाइस खाए तो मैंने 2/6 पिज्जा खाया। तरबूज आता है तो यदि हम 4 लोग थे, हमने काटा तो मैंने 1/4 तरबूज खाया। तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जो बच्चों को देना आना चाहिए। उसके अलावा जैसे मैथ्स के लिए यदि 2nd 3rd का बच्चा है तो मैं उससे क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपको आपकी मम्मी ने 50 रुपए दिए, आपको आपके और आपकी बहन के लिए चॉकलेट खरीदना थी, और एक चॉकलेट की कीमत यदि 15 रुपए है, तो आप कितने रुपए वापस लाएंगे? मेरा एक ही क्वेश्चन है, उसके अंदर बच्चा एडिशन करेगा, सब्ट्रैक्शन करेगा, मल्टीप्लीकेशन भी करेगा। यदि वो बच्चा मुझे 20 रुपए आंसर दे पाता है तो उसने सब कुछ कर लिया, मुझे पता है उसको सब कुछ आता है, मुझे और कोई क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करिए कि किसी एक क्वेश्चन में आपकी काफी सारी चीजें आपको बच्चे के बारे में क्लियर हो जाए। इस तरह के क्वेश्चन ट्विस्ट करके मतलब पूछना कि उसके कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, क्या है। अभी जैसे 6 के बच्चे होते हैं, 6 7 के, तो मैथ्स में पूछते हैं कि इंटीजर्स और मल्टीपल्स और फैक्टर्स आते हैं। मैं सीधा क्वेश्चन कि ठीक है आप 16 के मल्टीपल्स बता दो या 16 के फैक्टर्स बता दो, कौन कौन से हैं। मतलब बच्चा यदि वो यू शेप के सारे नंबर गिन जाता है 1 से 16 तक तो उसके सारे कंसेप्ट क्लियर है। लेकिन यदि वो अटकता है तो समझ में आता है कि उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। मतलब जो बच्चों ने बुक में किया है वो नहीं, उनके कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चे का लेवल पता चलता है। ठीक है, उसके बाद एक सिंपल बात बोलिए, एक कोई टॉपिक दीजिए और बच्चे को बोलिए इसके ऊपर 5 सेंटेंस। जो बच्चे ने स्कूल में किया है वो नहीं,
कोई भी टॉपिक अपने, आप किसी भी स्पोर्ट के बारे में या कोई रिसेंट कोई चीज चल रही है उसके बारे में आपको एक क्वेश्चन पूछिए, आपको बच्चे के सेंटेंस फॉर्मेशन पता चल जाएगा, उसका नॉलेज पता चल जाएगा, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। जनरली हम लोग सारे सब्जेक्ट देखते हैं और हमारे यहाँ जैसे मैंने बताया गुजराती हिंदी दोनों सब्जेक्ट स्टार्टिंग से कंपलसरी होते हैं, तो मैं लैंग्वेज में एक दो क्वेश्चन पूछ के ये, तो ये बच्चे के इंटरव्यू में इतनी चीजें कि आपको उसका लेवल पता चल जाए। यदि आप एडमिशन दे भी रहे हैं तो भी आपको क्वेश्चन जरूर पूछना चाहिए ताकि पेरेंट्स को पता चले कि स्कूल में एडमिशन सिर्फ आसानी से नहीं मिलता है, स्कूल की वैल्यू उनको पता होना चाहिए। कोरोना कोरोना के बाद ये हुआ है कि जब पेरेंट्स, अभी भी ये होता है 3 साल हो गए अब तो, कि कोरोना की वजह से बच्चा कमजोर है, पेरेंट्स ही आंसर करते हैं। तो मैं बताती हूँ, कोरोना को गए टाइम हो गया और कोरोना में ऑनलाइन पढ़ाई चालू थी, 1 साल 1.5 साल जो भी बच्चे घर रहे हैं, पर ऑनलाइन पढ़ाई चालू थी, तो बच्चे का लेवल होना चाहिए। मैं 90% आना चाहिए बच्चे को नहीं बोलती हूँ, लेकिन एटलीस्ट बच्चे के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी, एक बार 5th स्टैंडर्ड के लिए शायद बच्चे आए थे इंटरव्यू के लिए, मदर फादर डॉक्टर, वेल एजुकेटेड, दोनों डॉक्टर हैं, बच्चे सामने बैठे। मैंने उससे पूछा मेजरमेंट आता है, तो बोले आता है। मैंने कहा ठीक है, आप कभी मॉल गए हो, यदि आपको 1.5 kg दाल लेना है तो आप मॉल के अंदर खुद उस पर डाल के वे करते हैं, तो आप कितना उसमें ग्राम्स में आता है, तो आप कितने ग्राम, 1.5 kg लेना तो आप कितने ग्राम को वे करोगे। 6th स्टैंडर्ड के लिए एडमिशन के लिए आई बच्ची उसका जवाब नहीं दे सकी, पेरेंट्स का चेहरा इतना हो गया। मैंने कहा क्यों, आप कभी कोई चीज खरीदने नहीं जाते? पेरेंट्स बोलते आज तक हमने अपने बच्चों को कभी किसी शॉप पे कुछ लेने के लिए नहीं भेजा। बहुत एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, बहुत ज्यादा केयर करके रखा है बच्चों को, बच्चे सिर्फ स्कूल जाते हैं, आते हैं, अपना होमवर्क करते हैं, उसके अलावा उनको कोई नॉलेज नहीं है। बच्चे को बाहर भेज के उसके पेरेंट फादर मुझसे हाथ जोड़ के बोलते, बोले मैडम मैंने कितनी बड़ी गलती की अपने बच्चों को पालने में, मुझे आपने आज सिखाया। हम बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देते ही नहीं है, तो बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं उनको संभाल के रखने के चक्कर में उनके वो नहीं देखते। तो हमको बच्चों का लेवल देखने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, वहां पे पेरेंट्स का भी हमको अंदाजा आ जाता है इंटरव्यू के अंदर। अभी एक आपको एग्जांपल देना चाहूंगी। आपको यदि लगता है कि बच्चे का थोड़ा सा मेंटल लेवल आपको लगता है कि ये ठीक है या नहीं है, तो कैसे चेक करना? तो बच्चे का दिमागी तौर पे ठीक है या नहीं है, या आपको यदि कंफ्यूजन है, तो 2-3 तरीके होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। कुछ एक फिजिकल एक्सरसाइज होती है, वो आप यदि करवाएंगे तो आपको समझ में आएगा। एक ऐसा कर सकते हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं ना, बच्चों को बोलिए पहली और दूसरी उंगली एक दूसरे के अंदर डाले, तीसरी उंगली और अंगूठा को जोड़ दे, और उसके बाद अपनी छोटी फिंगर को मूव करे। यदि बच्चा इस छोटी फिंगर को मूव कर सकता है, मतलब उसके ब्रेन के सारे पार्ट काम प्रॉपरली कर रहे हैं। यदि उससे ये उंगली मूव नहीं होती है, इट मीन्स उसको कोई मेंटल ट्रबल है। सेम ऐसे ही बच्चे को हम खैर मतलब इंटरव्यू में ये नहीं पूछ सकते, लेकिन यदि आपके स्कूल में कोई बच्चा है और आपको टेस्ट करना है, तो उसको फिजिकल, उसको बोलिए पेट के बल लेट जाए और हाथ ऊंचे और पैर ऊंचे, मतलब पैर जितने हो सके ऊंचे करे और उसी वक्त हाथ और सिर ऊंचा करे। यदि बच्चा दोनों चीज एक साथ ऊंची कर सकता है, मीन्स उसका ब्रेन प्रॉपर काम कर रहा है। यदि वो सिर्फ आगे से ऊपर हो रहा है और पैर ऊपर नहीं कर पा रहा है, या सिर्फ पैर ऊपर कर रहा है और आगे से ऊपर नहीं हो पा रहा है, मतलब उसका ब्रेन का कंट्रोल प्रॉपर नहीं है। ये कुछ एक सिम्टम होते हैं बच्चों के मेंटल लेवल को चेक करने की, कि उनका ब्रेन प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इस तरह की कुछ एक्सरसाइज होती है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि बच्चे किस तरह से। बहुत सारी कुछ हैंड मूवमेंट तो काफी सारे इस तरह के हैं जो आप अलग अलग करके, आप किसी बच्चे को कोई भी चीज उठा के रखने के लिए या इस तरह से जमाने के लिए दीजिए, तो आपको उनके मेंटल लेवल पता चल जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ एक है जो आप जनरल बातों में पूछ सकते हैं और आप उसका लेवल पता लगा सकते हैं। तो ये बच्चों के इंटरव्यू के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक है करिकुलम। आप लोग बुक्स प्राइवेट यूज करते हैं या गवर्नमेंट की एनसीईआरटी की बुक्स यूज करते हैं? एनसीईआरटी। सभी लोग एनसीईआरटी करते हैं? जी। नहीं मैं मैम, प्राइवेट भी करता हूँ, गवर्नमेंट भी करता हूँ, दोनों प्रकार की करता 4th क्लास तक प्राइवेट है, तो उसके बाद एनसीईआरटी। ओके। जनरली प्राइवेट बुक्स जो हैं वो लोग भी एनसीईआरटी के सिस्टम को फॉलो करते हैं।
उनकी बुक भी ऑलमोस्ट उसी के ऊपर डिपेंड, वो लोग जितनी चीजें लेते हैं। अभी एनसीईआरटी की जो बुक्स है, मैं क्यों आपको मतलब उसको प्रेशराइज कर रही हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक है जो एनईपी के हिसाब से बनी हुई है। मतलब एनईपी के हिसाब, हमारी जो एनईपी है ऑलमोस्ट उसके अंदर एनसीईआरटी में वो लोग करते हैं स्किल बेस्ड लर्निंग, प्रैक्टिकल लर्निंग। एक्चुअली क्या होता है जी, होते हुए ज्ञान कवर पीछे की वाला गंदी का कपड़े से पहले राजेश जी हमने तो सुना पड़ा है ना। ठीक है। जो ह्यूमन ब्रेन होता है ना, उसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है वो है रेप्टेलियन ब्रेन। रेप्टेलियन ब्रेन मीन्स जो बेसिक आदतों के हिसाब से काम करता है। जैसे भूख लगी, खाना खाया। हम जैसे साइकिल चलाना सीखते तो जब पहली बार सीखते हैं तो सारा ध्यान होता है कि हैंडल यहाँ पे, पेडल यहाँ है, इधर देखना है, उधर देखना है। लेकिन जब एक बार आ जाता है तो हम आदत अनुसार इधर उधर देखते हुए, बातें करते हुए भी वो काम कर लेते हैं। तो ये हमारा रेप्टेलियन ब्रेन के अंदर आ जाता है, एक आदत बन जाती है। तो ये आदतों को, या एनिमल की तरह जिसको बोलते हैं, जो सारे देखता है। दूसरा जो पार्ट होता है वो है लिम्बिक ब्रेन। लिम्बिक ब्रेन जो हमारे एक्टिविटीज हमारी एक्टिविटीज और हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, हमको डर लगना, खुशी होना, ये सारा। उसके अलावा जो तीसरा पार्ट है दैट इज नियोकॉर्टेक्स ब्रेन। नियोकॉर्टेक्स ब्रेन होता है जो सिर्फ ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है। जो हमारा दिमाग का आगे का हिस्सा है वो नियोकॉर्टेक्स है, जो हायर लेवल थिंकिंग रखता है। सोचने समझने की ताकत जो इंसान को जानवरों से अलग बनाती है वो नियोकॉर्टेक्स होता है। ठीक है, इस नियोकॉर्टेक्स को डेवलप करने के लिए जब बच्चों को सिखाया जाता है, उनको प्रैक्टिकल वे में सिखाना, उनको थोड़ा सा रीजनिंग के साथ सिखाना। हम लोग जो टेस्ट वगैरह करना उनके, तो रीजनिंग के हिसाब से होने चाहिए। तो हम लोग, हमारा जो अभी का सिस्टम है, मतलब जो कुछ सालों से चला रहा है, टीचर आई, एक्सप्लेन किया, बोर्ड पे लिखा, बच्चों ने लिख लिया, कॉपी कर लिया, रट्टा मार लिया, एग्जाम दे दिया। ये हम फर्स्ट वाले ब्रेन का काम कर रहे हैं। लेकिन अब जो एनईपी है वो थर्ड ब्रेन के ऊपर काम कर रही है। जो बच्चों की लाइफ स्किल है वो होना चाहिए। तो जितनी हम बच्चों को पढ़ाते हैं, किसी भी चीज को बच्चे ने सीखा तो उसके सामने उसको क्वेश्चन आना चाहिए कि ये ऐसा क्यों, उसके उस क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए। मतलब कोई भी कंसेप्ट को समझने के बाद बच्चा उस नॉलेज को हर जगह अप्लाई कर सके, ये होना चाहिए। तो अब ये चीज हमको बच्चों को देना है तो टीचर को सिखानी है। टीचर को सिखानी तो एनईपी, यदि आप उसकी बुक यूज करते हैं तो उसमें टीचर के लिए एक अलग सेक्शन होता है। उसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखी होती है कि बच्चों को ये एक्टिविटी, टीचर ये समझे, टीचर का इस एक्टिविटी को करवाने का उद्देश्य ये है। तो उन उद्देश्यों को ध्यान में रख के हमको अपनी जो बुक्स है, हमारा करिकुलम उसके हिसाब से होगा, यदि एनईपी के हिसाब से तो वो प्रॉपर, और उसमें जितनी भी लिखे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपका बनना चाहिए। उसका एक प्लानिंग बनेगा आपका। अभी एनईपी के हिसाब से जो लाइफ स्किल है उसको बेसिकली 4 चीजें सिखाई है, मतलब जी है। एक कम्युनिकेशन, बच्चे को कम्युनिकेशन करना आना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट की जो लिटरेट पर्सन की डेफिनेशन है, 6 साल से बड़ा इंसान जिसको कोई भी एक भाषा पढ़ना, लिखना, बोलना आता है, वो लिटरेट पर्सन है। ठीक है, मतलब वो इजीली कम्युनिकेट कर पाता है। तो एक कम्युनिकेशन, बच्चे ने जो सीखा समझा वो बोल सके, दूसरों के साथ कॉपरेट कर सके, टीम में काम कर सके। एंड रेजिलियंस, लचीलापन मीन्स जहां जैसी जरूरत है डिसीजन ले सके और अपने को बदल सके। ये चीजें बच्चों में आनी चाहिए। तो ये हमारा कोर्स, आपने जो बुक ली है वो इन चीजों को फॉलो करता है कि नहीं, आपका जो भी कोर्स है वो बच्चे की इस जरूरत को पूरा करता है कि नहीं, आपको ये देखना है। ठीक है, तो ये लाइफ स्किल बच्चे में आनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है कि हम बच्चों का जो है करिकुलम हमने कर लिया। करिकुलम के बाद हमारे पास आती है चीज टाइम टेबल। आप लोग जब टाइम टेबल बनाते हैं तो किस चीज का ध्यान रखते हैं? टोटल पीरियड, सब्जेक्ट वाइज पीरियड का लोकेशन होता है। इंग्लिश के इतने पीरियड हफ्ते में, मैथ्स के इतने, ईएनवी के इतने। उसके अलावा आप क्या चीजें रखते हैं? एक गेम का पीरियड जो होता है, सब चीजें का जी, कंप्यूटर ये रिक्रिएशनल पीरियड्स आएंगे, मेन सब्जेक्ट के पीरियड्स आएंगे। ठीक है, जो भी 5 सब्जेक्ट या 7 सब्जेक्ट हैं वो। उसके बाद रिक्रिएशनल के अंदर एक गेम्स आ जाएगा,
एक लाइब्रेरी आ जाएगा, एक एक्टिविटी आ जाएगा, एक पीरियड वीकली टेस्ट हम देते हैं। वीकली टेस्ट का एक पीरियड स्पेसिफिक रखते हैं हफ्ते में, एक वीकली टेस्ट का पीरियड आएगा। टेस्ट का पीरियड अलग इसलिए रखना ताकि किसी भी टीचर के अपने पढ़ाने के पीरियड में वो टेस्ट लेके टाइम ना बिगाड़े, क्योंकि उनका कोर्स रह जाता है। एक पीरियड वीकली टेस्ट का। उसके अलावा एवी पीरियड मतलब ऑडियो विजुअल रूम विजिट के लिए एक स्पेशल पीरियड। तो ये चीज यदि हम पहले से देख के रखते हैं तो हम हर एक को प्रॉपर प्लान कर सकते हैं कि कौन किस वक्त ऑडियो विजुअल रूम का यूज करेगा, मैम कौन आपके कब पास हो लाइब्रेरी तो का यूज करेगा। जी जी विवेक आपके जी। पास ऐसा टाइम टेबल हो तो आप सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, मैं अभी जो नेक्स्ट ईयर का मैं बनाऊंगी मैं आपको शेयर करूंगी डेफिनेटली। मैं अभी नेक्स्ट वीक स्कूल जाऊंगी तब मैं जो बेसिकली किसके लिए कितने पीरियड देती हूँ हर क्लास वाइज, मैं आपको वो पूरा एक बना के शेयर करूंगी कि कौन से सब्जेक्ट के किसके लिए। अभी टाइम टेबल बनाने के लिए 2-3 चीजें तो देखना चाहिए। एक दिन में 3 सब्जेक्ट से ज्यादा ना आए। मेन सब्जेक्ट जो हमारे हैं 5 सब्जेक्ट, मैथ्स, इंग्लिश, ईएनवी, हिंदी, और यदि आपका इसके अलावा जो भी चलता है मतलब जैसे हमारे यहाँ गुजराती चलता है, आपके यहाँ जो लोकल कोई भी सब्जेक्ट जो चलता है, आप यदि मॉरल साइंस लेते हैं तो वो, तो उसके मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट में से, और कम से कम 2 सब्जेक्ट के 2 पीरियड होने चाहिए। जैसे इंग्लिश है तो उसके 2 पीरियड, ताकि टीचर एक पीरियड में एक्सप्लेन कर सके, दूसरे पीरियड में यदि टीचर ने लिखवाया है, चेकिंग करना है, तो वो काम बच्चों के सामने रह के कर सके। या टीचर को उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटी करवानी है क्लास में, मैथ से रिलेटेड एक्टिविटी, तो टीचर एक पीरियड में कंसेप्ट दे और दूसरे पीरियड में नेक्स्ट उसको एक्टिविटी को करवाए। इससे क्या होता है कि जो छोटे क्लासेस में स्पेशली 3rd 4th तक ये कंपल्सन होना चाहिए, ताकि जो कंसेप्ट है बच्चों के दिमाग में प्रॉपरली क्लियर हो जाए, उसके लिए उनके कोई डाउट ना रहे। ठीक है। और हर रोज रिक्रिएशनल एक पीरियड, रिक्रिएशनल के अंदर मैंने जैसे आपको बताया, ड्राइंग है, क्राफ्ट का है, गेम्स का है, लाइब्रेरी का है, एक्टिविटी का है, ऑडियो विजुअल, ये रिक्रिएशन के होते हैं। तो ऐसा कम से कम एक पीरियड बच्चे के पास वो हफ्ते में मतलब हर रोज होना चाहिए। तो हफ्ते के 5-6 दिन होते हैं, तो 6 पीरियड हम अलग अलग दिन पे रख सकते हैं और सब्जेक्ट्स इस तरह से कर सकते हैं। तो टाइम टेबल एक प्रॉपर रहेगा। बच्चे का एक आपको बैग देखना है कि हैवी ना हो जाए। तो यदि एक सब्जेक्ट के 2 पीरियड और दिन में 3 ही सब्जेक्ट है, तो ऑलमोस्ट दो सब्जेक्ट के 2 तो 4 पीरियड तो खत्म हो गए। यदि आप 7 पीरियड का स्कूल रखते हैं तो बाकी 3 पीरियड में एक में कर्सिव हो सकता है, एक में ड्राइंग हो सकता है, मतलब तो आप उसको इस तरीके से बना सकते हैं। या कोई एक सब्जेक्ट लैंग्वेज की एक बुक जिसमें बुक कम होती है, तो ऐसा एक सब्जेक्ट ले लीजिए। तो ये आप या मॉरल साइंस हो गया, जीके हो गया, ऐसा सब्जेक्ट डाल सकते हैं। तो आपका टाइम टेबल एवरी डे बैलेंस रहेगा। और नेक्स्ट डे दूसरे सब्जेक्ट आ जाएंगे। तो यदि आज 2 पीरियड थे और टीचर ने होमवर्क ज्यादा भी दिया, तो बच्चे के पास एक दिन का और टाइम होता है। यदि मंडे इंग्लिश का पीरियड 2 पीरियड थे, ट्यूसडे मैथ्स के आ रहे हैं, तो फिर वेडनेसडे जब इंग्लिश आता है तो बच्चे को एक और दिन मिल जाता है होमवर्क करने के लिए। तो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है टीचर के लिए भी कि यदि टीचर ने मंडे बुक्स कलेक्ट चेक करने के लिए लिए, तो आप वेडनेसडे तक बच्चों को रिटर्न कर सकते हैं उनको फिनिश करके काम। तो टीचर के लिए भी इजी रहता है, बच्चों के लिए भी इजी रहता है, बैग भी हल्का हो जाता है। तो आप थोड़ा सा उसको मैनेज, आपके जिस तरह से टीचर है उसके हिसाब से टाइम एडजस्ट करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा मतलब टोटल पीरियड जितने हैं, आप कितने पीरियड देते हैं हफ्ते में? मेरे यहाँ 39 पीरियड होते हैं हफ्ते के। आपके कितने होते हैं? 39। ओके, 36। बढ़िया। और टीचर के पीरियड 39 में से मैं टीचर के 32 पीरियड तक देती हूँ। 30 से 32 सारे टीचर, इससे ऊपर नहीं। टीचर को एवरीडे कम से कम एक, और हफ्ते में कम से कम मतलब एक आध दिन ऐसा चाहिए जिस दिन 2 पीरियड उसको फ्री मिले, ताकि above वो अपना जी 28 period above in a week। ठीक है, बढ़िया है। तो टीचर के पास काफी टाइम है कि टीचर अपना सारा काम खत्म कर सके। तो जो दूसरा वर्क होता है वो टीचर का इजी हो जाता है। मतलब मैं 30 के आसपास रखती हूँ, 30 से 32 मैक्सिमम जाता है। अदरवाइज 28 से 32 के बीच में टीचर होते हैं। 35 वाला टीचर बहुत बिजी हो जाता है, उसके पास फिर कोई टाइम नहीं रह जाता, इतना नहीं। तो ये टाइम टेबल के लिए। इसके अलावा कोई किसी के पास कुछ है, यदि कोई शेयर कर सकता है अपनी कोई स्पेशलिटी, बाकी लोगों को भी पता चले।
मैम स्कूल के बाद 1 घंटे के टीचर को रोकते हैं, तो उसी में इसलिए वो फ्री नहीं रखते पीरियड। ओके, जी कंपलसरी सबको रुकना। जी। ठीक है, हमारे यहाँ सिर्फ सैटरडे के दिन टीचर एक्स्ट्रा रुकते हैं। बच्चों का टाइम 9:45 से 11:15 होता है सैटरडे, और टीचर 7:30 आते हैं और 1 बजे जाते हैं। हमारा सैटरडे मॉर्निंग टाइम होता है, और बाकी दिन मंडे टू फ्राइडे 11 to 4:10 बच्चों के साथ आना है, टीचर को बच्चों के साथ जाना है। यदि आप 1 घंटा देते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके काम खत्म हो सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा मेथड्स ऑफ टीचिंग। नीरज जी, इससे नेक्स्ट पे चलिए। मेथड्स ऑफ टीचिंग, जो टीचर से आपको काम लेना है। अभी सिलेबस आपने तय कर लिया है, सिलेबस को आपको मंथली उसको मतलब ईयरली उसको मंथली में, और मंथली के बाद आप उसको वीकली भी शायद ब्रेकआउट करते होंगे। हमारे यहाँ ईयरली बनता है, और हर मंथ वाइज की इस मंथ में कितने चैप्टर, उस मंथ का टीचर अपने लेवल पे उसको वीकली भी डिवाइड करते हैं कि इस मंथ में यदि उनको 3 चैप्टर खत्म करने, तो पहले वो कब कौन सा लेंगे, उसको बाइफिकेशन। अभी जब बच्चे आने से पहले टीचर ज्वाइन करेंगे, तो ये जो टाइम होगा आपका, उसको आप जरूर इसके लिए यूटिलाइज करते होंगे, टीचर्स प्लानिंग बनाते होंगे कि कैसे बढ़ेंगे। इस प्लानिंग के अंदर आपको टीचर के साथ कैसा प्लानिंग, मतलब जो मैं करवाती हूँ कि टीचर प्लानिंग में मंथ वाइज उसको किया, वीक वाइज टीचर उसको लिख लेती है। उसके बाद उसके सामने टीचर को मेंशन करना है कि उस पर्टिकुलर हर एक टीचर को हर एक लेसन में कम से कम एक टीएलएम या एक एक्टिविटी करना कंपलसरी है उस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो टीचर वहां पे उसको लिखेंगे हर एक, और उसको मैं बाकायदा चेक करती हूँ सबकी नोटबुक, सबकी उसमें पहले भी लिखा होता है कि किसके साथ कौन से। उसके बाद मेरे सजेशंस होते हैं, टीचर ने जो टीएलएम बनाए या ऑलरेडी बने हुए उसको यूज किए, तो उसको कैसे करना है। जब टीचर यूज करती है सेम डे, क्योंकि एवरी डे का प्लानिंग आता है टेबल पे, तो जब टीचर यूज करे तो मैं क्लास में जाती हूँ और उसको चेक भी करती हूँ कि किस तरह से यूज किया। जहाँ कहीं गलती लगती है, उनको हेल्प की जरूरत है, हेल्प करते हैं। जब टीचर आएंगे तो पहले उनके पास से आपको लिस्ट बनवाना है कि कितने टीएलएम आपके पास है। टीचर एक उसका बनाएंगे कि भाई इंग्लिश के लिए इतने, मैथ्स के लिए इतने, इसके लिए इतने। उसके बाद जो टीचर अगले साल के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो टीचर को हर साल वही के वही यूज नहीं करने। जैसे टाइम बदलता है, बहुत सारी चीजें बदलती है, तो टीचर को भी नया कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो टीचर अपनी तरीके से नए उसके अंदर टीएलएम या नई एक्टिविटी उसमें इन्वॉल्व करेंगे। अभी उस इन्वॉल्वमेंट के अंदर टीचर की लिस्ट बनेगी, आपके पास उनको क्या रिक्वायरमेंट है। मेरे जब टीचर आएंगे तो जून महीने के अंदर उनकी रिक्वायरमेंट मेरे पास आएगी कि उनको इतनी इतनी चीजों की जरूरत है। उस लिस्ट को मैं कंफर्म करूंगी, उसमें मुझे जो कम ज्यादा करना है उसको करके मैनेजमेंट के पास जाएगी सिग्नेचर के लिए, और उनके पास जब साइन होता है उसके बाद वो चीजें खरीदी जाती है। तो एज अ मैनेजमेंट आपको ये देखना है कि टीचर की जो लिस्ट बन गई, तो टीचर को लिस्ट बनाना है कितनी चीजें हैं उनके रिक्वायरमेंट के लिए, कितनी उनको अभी और चाहिए बनाने के लिए। उसके बाद आपको उस लिस्ट को टैली करना है, और आपको उसके बाद उन चीजों की व्यवस्था करना है कि वो चीजें, इट इज नॉट ओनली कि हमेशा पैसा खर्च करके, बहुत सारी चीजें होती है तो जो आसपास में मिल जाती है, बहुत सारी अलग अलग चीजों से हम यूज करते हैं, बॉटल्स हैं, ग्लास हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज, तो उनको यूज करके हम कैसे बना सकते हैं, तो उनकी अरेंजमेंट करवाना। जो एनईपी है, जैसे बात करें, एक एग्जांपल देती हूँ, 4th या 5th स्टैंडर्ड मैथ्स, 4th स्टैंडर्ड मैथ्स में पैटर्न्स है एक लेसन, जिसमें ईंटों को रख के अलग अलग पैटर्न्स बनाइए। ठीक है, तो प्रैक्टिकली आई विश, मैं चाहती हूँ कि मेरे टीचर उनको सिखाए, तो उसको ईंटें अरेंज करना, क्लास में लाना, बच्चों को ले जाना और लेट देम फ्रीली डू, कि आप इसको रख के 10 12 15 ईंटें रखिए, 5 बच्चों का ग्रुप बना। तो टीचर ये प्लानिंग पहले से करके रखे कि हम इस लेसन में ये चीज करेंगे, तो हमको उस वक्त इस चीज की जरूरत है। बहुत सारे ऐसी चीज होती कि जमीन पे बहुत सारी चीजें ड्रॉ करके बच्चों को चलाना, उन पे जब हम टीएलएम के बारे में बात करते हैं बहुत सारी चीजें हैं, तो वो सारी चीजों के लिए टीचर के पास पहले से रिक्वायरमेंट। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हम डायरेक्ट, हमारी दीवारें वैसे तो भरी हुई है, लेकिन कहीं कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे टीचर अपनी तरीके से अपने उस हिसाब से चार्ट बना के बदले, तो वो चीजें, या कुछ ऐसे टीएलएम जो उनको प्रिज्म वगैरह है, कुछ टूट गए, कुछ जहाँ रिपेयरिंग की जरूरत है, कुछ नए चाहिए, ग्लोब हो गया, हमारे मैप हो गए, कुछ चार्ट्स हैं जो टाइम के साथ फट जाते हैं, उसमें कुछ नया आया सब्जेक्ट,
तो वो सारी चीजों की लिस्ट तैयार हो और वो सारी चीजें बच्चों को टाइम से मिल जाए, टीचर को टाइम से मिल जाए। तो टीचर को बनाना है, वो लिस्ट आपको चेक करना है, ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज टीचर के पास है या नहीं है। डेमोन्स्ट्रेशन से टीचर कितनी चीजें दिखाएंगी, कितनी चीज के प्रैक्टिकल डेमो दिए जाएंगे, जैसे पौधे उगाना, बीज से पौधे उगाना, पत्ते से पौधे उगाना। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें कोई फूल नहीं होता है, बहुत सारे जो सिर्फ लीफी प्लांट होते हैं, है ना, जैसे स्नेक प्लांट हो गया, उसकी सिर्फ पत्तियां होती है। तो हम बच्चों को सिर्फ बीज से पौधा उगता है ऐसा नहीं होता है। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकली बच्चों को स्कूल में करके दिखाना, टीचर उनको मंगवाए, यदि बीज है तो बीज मंगवा के, स्प्राउट मंगवा के उनको क्लास के अंदर, मेरे यहाँ पे छोटे छोटे प्लास्टिक के डब्बों में खिड़कियों के अंदर बच्चे रख के रखते हैं, उसके अंदर प्लांट उगता है। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन से टीचर कितनी चीजें करेगी उसकी लिस्ट रेडी होना चाहिए आपके पास, टीचर के पास। ऑडियो विजुअल एड यदि टीचर करती है यूज, तो उसके लिए टीचर के अपने पिक्चर्स, अपने रील्स या पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड फोटोज या वीडियो, सबके पास आजकल बहुत कुछ होता है, वो सारा कुछ एक जगह पे रखना, उसका एक पेन ड्राइव बना के, जैसे हमारे यहाँ पे एक स्मार्ट बोर्ड है, एक लैपटॉप है, उस लैपटॉप के अंदर सारी चीजें रहती है कि ये 4th स्टैंडर्ड का ईएनवी का इस लेसन का पीडीएफ है या उसका है। तो ये टीचर, हर टीचर अपने तरीके से उस चीजों को तैयार करे, उसके फोटोग्राफ्स वगैरह। तो ये आपके पास सारा मटेरियल रहे कि ऑडियो विजुअल के लिए इस क्लास का, तो एक सीडी, यदि वो टीचर नहीं भी है तो दूसरे टीचर उसको दिखा के उस टाइम पे काम खत्म कर सकती है। ये एक लिस्ट प्लानिंग के अंदर आपकी तरफ से जितने भी चीजें बच्चों के लिए एजुकेशनल के लिए प्रोवाइड करवाना है वो होनी चाहिए। बहुत सारा अभी है लेकिन टाइम बहुत हो गया है, हम इसको बाकी की चीजें आई थिंक मैं नेक्स्ट टाइम में हम करेंगे। मैम जो आपने कहा एनसीईआरटी की बुक्स, जी, वो क्या होता है कि टीचर्स को पहले ट्रेनिंग देनी पड़ेगी तब वो एनसीईआरटी की बुक्स से पढ़ा सकते हैं, बिना ट्रेनिंग के तो वो नहीं पढ़ा सकते, ऐसा मैं फील हुआ। बहुत टफ भी नहीं है, इजी है। और आजकल यूट्यूब और इंस्टा पे इतनी सारी चीजें अवेलेबल है, आप यदि एनसीईआरटी के रिलेटेड ढूंढेंगे तो बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। टीचर्स ट्रेनिंग शुरू होती है तो हमें ऐसा होगा तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज भी हम वेबिनार रख सकते हैं कि हम टीचर को पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए किस तरह से एक्टिविटीज करना, और बहुत सारे वीडियोस वगैरह भी शेयर कर सकते हैं हम, मैं कर सकती हूँ, हम करेंगे इसको आगे, लेकिन वो चीजें फॉलो हो ये देखना जरूरी है। एक और चीज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, मैंने आपसे शायद पहले भी बताया था, अटल टिंकरिंग लैब, नीति आयोग जो है वो किसी भी स्कूल को जिसके पास 1500 फुट स्क्वायर फुट की यदि जगह है जो अटल लैब के लिए दे सकते हैं, तो ऑलमोस्ट ये पूरा पैकेज 20 लाख का होता है। 10 लाख का इंस्ट्रूमेंट होता है जो नीति आयोग 10 लाख देता है, एक बार में आपको लैब स्टैब्लिश करना है। 2 लाख रुपए सामान खरीदने के लिए मिलते हैं, पहली बार में 12 लाख आते हैं, उसके बाद अगले 4 साल तक 2-2 लाख रुपए हर साल आते हैं। मैंने अभी तीसरी बार लिया है, 12 लाख पहले आ गए, 2-2 लाख करके तीसरी बार आया, हमने अभी बच्चों के लिए स्मार्ट बोर्ड मतलब वो जिसको पैनल बोर्ड बोलते हैं, वो बच्चों के लिए परचेज किया है। तो ये अटल टिंकरिंग लैब नीति आयोग का किसी भी स्कूल को मिल सकता है। मैंने इसका पीडीएफ डाउनलोड किया है, मैं अभी वेबिनार खत्म होते ही पीडीएफ आपके साथ शेयर करती हूँ। जनरली दिसंबर जनवरी के में इसकी लाइन खुलती है, आप इसमें अपना एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आई विश आप लोग करिए, उसके लिए बहुत सारी चीजें आती हैं, 3D प्रिंटर आता है, प्रोजेक्टर आता है, और इतनी सारी चीजें, मतलब पूरा जो इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर लैब होती है वो सारी सर्किट कैसे बनाना, आर्डिनो यूनो, बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें अवेलेबल होती है, आपको ट्रेनिंग भी मिलती है। तो प्लीज मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगी, आप लोग प्लीज उसको स्टडी करिएगा। और इस साल का तो जनवरी में निकल गया, नेक्स्ट जनवरी में आएगा 24-25 के लिए, तो उसको जरूर करिएगा। जी मैम, थैंक आपका यू। रहता है कि मिडिल क्लास तक, हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी? 6 to 9 के लिए, 6 to 9 तक यदि आपके पास बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल 8 तक भी है तो आई थिंक ये होगा। 8, जैसे हम लोग 8th क्लास वाले हैं ज्यादातर। जी,
6 to 9 के लिए मतलब वो होता है, वो 6 स्टैंडर्ड ऑनवर्ड शुरू करते हैं बच्चों के लिए, 10th और मैम 12th इंक्लूड नहीं करते हैं जनरली। जी मैम इसके लिए शायद ये रूल होगा कि स्कूल की खुद की जगह होनी चाहिए। हाँ, 1500 स्क्वायर फुट जगह उनकी अटल लैब के लिए चाहिए। मतलब किराए की नहीं होती है, ऐसा है क्या? वो स्कूल किराए से नहीं लिए हो, वो जगह उसकी खुद के स्कूल के उसके मतलब एनजीओ के नाम पे रजिस्टर्ड होनी चाहिए ना। जी वो मुझे देखना पड़ेगा, हाँ ये तो होगा। ये हम लोगों के यहाँ क्या है कि हम लोगों की बिल्डिंग भले खुद की है, लेकिन एनजीओ को किराए से दिए हैं हम लोग। अच्छा हाँ, मतलब ये एनजीओ के लिए कि जैसे आपकी शायद स्कूल की बिल्डिंग होगी, वो स्कूल ही के लिए होगी, जी उसकी जी सोसाइटी स्कूल वो किराए की का नहीं होगा भवन, मतलब हाँ किराए में जी स्कूल नहीं होगा। ये जी उसका हमने उसका बारे में तलाशा था, तो उसमें यही रूल्स है कि एनजीओ के नाम से ही जगह होनी चाहिए, जैसे ओके एनजीओ से स्कूल चलता है। ठीक अपन है। एनजीओ को डोनेट कर सकते हैं, नहीं 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 नहीं, एनजीओ को स्कूल डोनेट कर अपनी जिस सकते एनजीओ से चलता संस्था है को उसी की जगह होनी चाहिए। मतलब स्कूल एनजीओ की जमीन पे बना हुआ होना चाहिए, ये कहने का मतलब। नहीं करके हो नहीं, स्कूल जाएगा की ना। अपनी हमारा अपना स्कूल है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। देखो प्रॉपर्टी हम तो लोग एक्चुअल में क्या थे, प्राइवेट नहीं होती, लेकिन स्कूल का जो एनजीओ होता है ना, उसमें फिर वो किराएनामा नहीं लगता, उसमें फिर स्वामित्व की जगह दर्शाना पड़ता है कि ये स्कूल के स्वामित्व की जगह है। जी हमने उसके लिए प्रयास किया था मैम, क्योंकि यहाँ पे मिला है एक दो लोगों को वो, तो हमने काफी प्रयास किया उसका, लेकिन उसमें अंत में निकल के यही आया कि वो हमारे स्कूल के लिए हम स्वामित्व की जगह होनी चाहिए वो। हमारा तो सिर्फ उसी में रह गया था, नहीं तो वो मिल जाना थी हमको, हमारा सारा कुछ हो गया था, जगह भी थी, सब कुछ था, उनको सब अच्छा सेटिंग हो गई थी, लेकिन वो इसी रीजन से उनने मना कर दिया था वो कि आप इसको किराए की नहीं, स्वामित्व की बताएं इस जगह। ठीक है। मैम लेकिन बहुत अच्छा लगा आज आपकी ये जो ट्रेनिंग है। अब इसमें आपने इतना कुछ बता दिया कि ये आपकी 2-4 हफ्तों में खत्म नहीं होने वाली मीटिंग, ये ट्रेनिंग तो हम लोगों को कंटिन्यूटी में चाहिए है अब आपसे। तो जी अब ये चाहे आप सर से बात कर लें, और नहीं तो हम लोग फोन लगा के आपको परेशान करेंगे। नहीं, मेरा अभी इसका सेकेंड पार्ट है, हम जनरल डिस्कशन करेंगे स्कूल के रूल्स के। आज हमने एकेडमिक रिलेटेड किए, नेक्स्ट जी पार्ट 2 में जनरल करेंगे। जी जी नहीं, बहुत लाभ हुआ मैम, बहुत चीज समझने को मिली और जी सीखने के लिए बहुत कुछ मिला, क्योंकि मैम, हम लोगों ने जो आपने टॉपिक बताया है ना, इसके लिए हम लोगों ने स्वयं से ये तैयारी की थी, और हम लोग आपस में मिलके इसकी ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन ये जैसे वो क्या होता ना कि एकदम से कोई अच्छा गिफ्ट मिल जाता है बिना कुछ करे हुए, तो ऐसा हम लोगों को मिल गया है। दूसरी हम लोगों की ट्रेनिंग हो चुकी है, आपस में हम लोगों ने करी थी, तो ये तो बिल्कुल एकदम से ऐसा कि जैसे अपन की कोई चाय हो ना, तो भगवान भी ऊपर वाला दे देता, तो वो आप में मिल गई। जी क्योंकि धन्यवाद आप JSS का। प्रिंसिपल हैं मैम, और हम लोग भी एक तरीके से प्रिंसिपल ही हैं, तो एक दूसरे की बात को जल्दी समझ लेते। जी 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 रजनीश जी, धन्यवाद JSS का कि उसने आपको और हमको मिलवाया। जी जी जी। जी, जी थैंक यू मैम। जी नीरज जी। जी बिल्कुल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे सभी स्कूल संचालकों का बड़े ही उत्साह एवं उमंग के साथ आज के सेशन को अटेंड किया एवं अपनी बात रखी। और जैसा कि रजनीश सर अभी बोल रहे थे कि हम सोच रहे थे कि हमें ये चीजें अवेलेबल हो जाएं, तो आपकी सोच को JSS ने मूर्त रूप दे दिया है। बस आप धैर्य रखें, और आगे क्या क्या मिलने वाला है ये समय बताएगा, और आपकी सोच हमारे इस सत्र से मिल रही है, तो इसमें कोई दो राहे वाली बात नहीं है कि थोड़ी सी रास्ते अलग हो सकते हैं, समय लग सकता है,
लेकिन आपके लिए वो मिलेगा जो आप चाह रहे हैं, जो आपकी आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद का नीरज जी। सत्र बहुत ही शानदार रहा, उपयोगी है। इसमें जो प्रबंधन से संबंधी बातें हैं, ये हमने बहुत ही गहराई के साथ प्रस्तुत की हैं और साझा की हैं आप सभी के साथ कि किस प्रकार हमें साक्षात्कार करना है, प्रवेश की क्या प्रक्रिया रहेगी, किस प्रकार का पाठ्यक्रम से हमें पढ़ाना है बच्चों को। तो ये सब चीज़ें हमारा जब नया सत्र प्रारंभ होगा तो बहुत ही कारगर साबित होगा ये सत्र, क्योंकि हमारी समय हो चला है और समय का भी कुछ मालूम नहीं चला। ऑलरेडी हम 10 मिनट आगे चल रहे हैं। तो सत्र खत्म होने का हमने सोचा भी नहीं था कि सत्र इतने जल्दी खत्म होगा और समय भी इतने जल्दी निकल जाएगा। शायद यही हमारे संचालक भी फील कर रहे हैं। मालूम नहीं चला कब कब टाइम हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सर। और चूंकि हमारी एक मर्यादा है और एक सीमा है तो जिसके अंदर हमें काम करना है, तो पुनः हम सभी वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे और ईश्वर की आराधना करते हुए आज के सत्र को विराम देंगे। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की। जय। जो मोहे माया माने मत सर मदन मर्दन वीर हैं, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ज्ञान धारण धीर हैं, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर हैं, हे वंदिनी शंकर स्वयं महावीर हैं। बोले वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। इसी के साथ आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। जय।